नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, दिल्ली से वीरेन और मुंबई स्टूडियो से मैं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज रौनक है। 17,900 की तरफ हम बढ़ते हुए काफी तगड़ा मोमेंटम और खरीदारी दरअसल पूरे दिन टिकी है। यही खास बात है आज के दिन की, आज की इस तेजी की। 550 पॉइंट की बढ़त पर आपको निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फुल फॉर्म में है निफ्टी बैंक। 720 अंकों की बढ़त इस समय स्क्रीन पर, 41,630 तक के लेवल्स। तो आज हमने दरअसल कल के हाईस को ही नहीं, दरअसल पूरे दिन मार्केट के मोमेंटम को होल्ड किया है। ये खास बात है। सेक्टोरली बैंकिंग शेयर, फार्मा कंपनियां, ऑटो स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स तेजी में आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या आखिरी 1.5 घंटे के कारोबार में ये तेजी टिकी रहेगी। और ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक आज से शुरू होगी और कल आउटकम आएगा। और डर यही है कि अगर 1% का रेट हाइक आ जाता है तो ग्लोबल मार्केट्स में फिर से मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। तो हम कितना कट ऑफ कर पाएंगे उस प्रेशर से, वो देखना है। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 60 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स में 40 अंकों की गिरावट। हालांकि कल का सत्र अमेरिका के लिए मजबूती वाला था। तो आज ये पोजीशंस तेजी की कैरी करे या नहीं, ये बड़ा सवाल है जो हमारे जानकार इसका जवाब देंगे। वीरो आफ्टरनून, मोमेंटम काफी तगड़ा, 17,900 के पार निकलना तो तय लग रहा है। जी हाँ, हर्षिता निकले भी थे और इनफैक्ट मिड सेशन का डेटा कह भी रहा था। पहले तो गुड आफ्टरनून। और आपके मुंह से जैसे हर्षिता निकला ना 17,600, एक बार के लिए तो हल्का सा मैं भी घबरा गया यार। पूरे दिन की मेहनत मशक्कत जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें गुल हो गई, लेकिन खैर था नहीं ऐसा। ऑन द सीरियस नोट हर्षिता, यकीन मानिए आज सुबह हमारी अप्रोच यही थी, इट्स अ सब्सटेंशियल गैप अप। बट अगर आप इस बाजार को सेशन दर सेशन, इस पूरे सेशन के कई सेशन होंगे, मतलब अगर आप देखें इस ट्रेडिंग डे के सेशन बाय सेशन अप्रोच करेंगे तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे। एक गैप अप था, टसल था, प्लीज रेजिस्टेंस प्लेट लेके आइएगा मेरे सुबह की। अगर हम 710, 730, 740 के आसपास खुलते तो अच्छा रिवॉर्ड होता, लेकिन हम एक सब्सटेंशियल गैप के साथ खुले। हमने 777 बाइसेक्ट किया और बात हमारी यही हुई थी कि 777 ये जोन कटेगा तो आपको करीब करीब मिलेगा 810। अल्टीमेट टेस्ट इस गैप अप का, इस स्ट्रेंथ का होगा 810 के ऊपर। अगर 810 के ऊपर हम स्विंग मिल रहा है तो हम हर्षता जाएंगे करीब करीब 854 और 887 तक। 12 बजे का जो डेटा था वो कह रहा था कि हम क्रॉस करेंगे, 17,900 को क्रॉस करेंगे, और हुआ भी। और इंट्राडे हाई जो था निफ्टी का करीब करीब 17,919 लगा के आया। अब यहां से क्या करना चाहिए, देखिए बतौर डे ट्रेडर अगर आप निफ्टी पे कमा के बैठे हुए हैं पैसा और सिर्फ निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो कोई आपको गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। आपको एक गैप अप के बाद भी काफी प्रॉफिट मिल गया। बट यह अक्सर प्रश्न है जो हर्षिता पूछ रही थी, यूएस में 75 या 1, उसके बाद वॉल स्ट्रीट का रिएक्शन, डाउ फ्यूचर 60 अंक नीचे। अगर आप इस वक्त के स्टैट्स देखें, देखिए इस वक्त के अगर आप स्टैट्स देखें तो दो चीजें हैं मैं कहना चाहूंगा। आप कल के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन को देखिए। कल एफआईएस ने करीब करीब 35,000 पुट शॉर्ट की थी और एफआईएस ने सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया था कॉल में। तो हर्षिता कहीं ना कहीं कल के ठहराव और आज की तेजी के पीछे एफआईएस एक बड़ा कारण है। और आप अपनी स्क्रीन पर हर्षिता एक चीज देखिए, डेटा एक्सेप्ट कर रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 18,000, क्योंकि 17,900, 17,800 ये दोनों कॉल राइटर्स एक एग्जिट ढूंढते हुए, एंड द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई स्टिल परसिस्ट एट 18,000, 71 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 17,800 की स्ट्राइक पे। आज जो पुट राइटर कल 17,500 पे था या फिर ग्रेजुअली 17,600 पे आया, आज वो खिसक के 17,800 पे आया है। 60 लैक्स पुट सोल्ड एट 17,800। यानी अगर आप कमिटेड रहना चाहते हैं आखिरी के 1 घंटे में तो याद रखिएगा आपका स्टॉप लॉस वही 17,790 या फिर 810 आएगा निफ्टी बैंक पे, निफ्टी पे। और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस डेटा के मुताबिक कि आप जाएं और 18,000 या फिर 17,950 या 960 की ट्रेजेक्टरी को छुएं, टच करने की कोशिश करें। निफ्टी बैंक लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। सुबह हमारी अप्रोच क्या थी, 41,209। ये पिछले 2 दिन की कैंडल्स का हाई था। आपने 10 डे में नहीं तोड़ा, आपने 40,500 के पुट राइटर को वॉलेट नहीं किया, उसके कन्विक्शन जोन को। उस वक्त हमारी बिलीफ था कि हम जाएंगे टुवर्ड्स 500
और जैसे ही 500 निकला, जैसे ही 41,510 निकला, हर्षदा वहां पे करीब 22 लाख कॉल खड़ी थी और मेरी 12 बजे की कमेंट्री यही थी कि यस, स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ वॉलेटिंग 41,500। अभी हम इंट्राडे में करीब स्विंग दिखे आए हैं 41,677 का, यानी जो हम एक लेवल लेके चल रहे थे 590 740, वो जोन हम मोर और लेस छू चुके हैं। अब डेटा क्या कहता है, आइए देखते हैं। वो जो 41,500 का कॉल राइटर कल बहुत कन्विक्शन के साथ खड़ा था और इनफैक्ट पूरे दिन खड़ा रहा, अब वो क्या कर रहा है, अब पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखें 6 कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स आएंगे। इनको अगर आप देखें तो 41,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई वर्सेस 12 इस वक्त काफी शेड हो गया है और 41,400, 41,000, 41,200 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो मैं यही कहूंगा कि स्टे लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी इफ यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर। और अगर बताओ डे ट्रेडर आप पैसा बना चुके हैं तो मेरे ख्याल से हर्षदा आपको कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, आप अच्छा पैसा बना चुके हैं। बट ये स्टैट्स जिसके पीछे एफआईज खड़े हैं, ये पुट राइटिंग जिसके पीछे एफआईज खड़े हैं, इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, वो डेटा हर्षदा काफी प्रॉमिसिंग है और मैं कह सकता हूं कि इस डेटा में इस इवेंट को झेलने की क्षमता है हर्षदा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट वीरू। और इनफैक्ट इवेंट से डर नहीं लगता, इवेंट में जो कमेंट्री आएगी ना वीरू, उससे ज्यादा डर लगता है। यही स्थिति उभर कर आ रही है मार्केट में कि वो आगे का रोड मैप, वो डॉट प्लॉट जो कहते हैं, वो क्या सिग्निफाई करेगा कि यहां से आगे कितनी और दरों में इजाफा आना चाहिए। अगर उसकी तरफ इंडिकेशन आ जाता है और वो कुछ और इजाफे की तरफ इंडिकेशन आता है तो शायद मार्केट घबराएंगे। तो देखते हैं क्या बयान आएंगे और उस पर कल बातचीत होगी, कल या परसों बातचीत होगी राधा। आज नजरें रहेंगी भारत के एक्शन पर और भारत में क्या ट्रेंड कर रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो आज लार्जली ज्यादातर सेक्टर्स ने दरअसल तेजी की तरफ ही प्लेस दिखाए हैं। उनमें से कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे जिनमें तेजी भरपूर है। तो इंडसइंड बैंक 3.5% ऊपर, कल भी आपको याद होगा इंडसइंड बैंक में जमकर खरीदारी हो रही थी, अब 1271 के लेवल्स पर आ चुका है। फार्मा कंपनियों में आज हमने देखा है मूव तेजी वाला, सिप्ला 3.5% तक की बढ़त पर कारोबार करता हुआ, तो कल के लॉसेस की भरपाई और उसके आगे बढ़ने में कामयाब। अपोलो हॉस्पिटल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवर है, आज 5.5 से 6% तक का इजाफा इस स्टॉक ने दिखाया और दीपक नाइट्रेट में भी एक पुल बैक आता हुआ 5% की बढ़त पर यह स्टॉक आज खड़ा है। हालांकि आज के दिन कुछ थोड़ी सी मुनाफा वसूली का शिकार भी कुछ स्टॉक्स बने हैं, जिसमें ग्रैन्यूल्स है 3.5% नीचे, कैनफिन होम्स कल 7% टूटा, आज फिर 4.5% नीचे है। मैक्स फाइनेंशियल और ग्रेसिम थोड़ा सा नर्म है। ये है फिलहाल आपके लिए वो तस्वीर मार्केट की, कुछ तेजी और कुछ मंदी वाले ट्रेड्स। ऐसे कई स्टॉक्स होंगे जिस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ गए हैं जो आपको बताएंगे आपकी आज की ट्रेडिंग रणनीति क्लोजिंग सेशन के लिए। मयूरेश जोशी फंडामेंटल्स पर राय देंगे, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा हमारे साथ जुड़ेंगे, मानस जायसवाल तैयार है, आशीष बहेती तैयार है। इसके आगे हम स्वाति होतकर को भी जोड़ेंगे और श्रीकांत चौहान को भी। फिर हर रोज की तरह 4 का चौका आएगा, 2:20 पर सस्ता ऑप्शन लेंगे हम, ये आशीष बहेती के साथ होगा। एफएनओ सुपरस्टार मानस जायसवाल देने वाले हैं, चार्ट का चमत्कार स्वाति होतकर के नाम, और मयूरेश जोशी बताएंगे आपको मिड कैप फंडा। लेकिन आज मैप माई इंडिया, ये हाल ही में लॉजिस्टिक पॉलिसी जो लॉन्च हुई है उसमें जो यूलिप की बात हो रही थी, मैप माई इंडिया ने दरअसल उस यूलिप के साथ ही टाई अप कर लिया है। कंपनी के सीईओ से डिटेल समझेंगे कि इनकी कंपनी के हाथ किस तरह का बिजनेस लगेगा उस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आने के बाद। हमारा खास सेगमेंट क्या चल रहा है तो रहेगा ही, और मार्केट बिग वॉइस में illiteracy.com के कुंज बंसल से होगी डिटेल में बातचीत, और साथ ही साथ हमारा डीलिंग रूम चेक भी आएगा। तो खूब सारा एक्शन आज के दिन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिस तरह से स्टॉक्स में भी बड़ा मूव देखने को मिला है। वीरू जी चलिए हर्षदा, शुरुआत करते हैं यहाँ से ट्रेड्स के क्रम की, और स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग बहुत अच्छे हैं। याद रखिएगा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बताओ इंडेक्स ट्रेडर आप पैसा कमा चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव नहीं है, शार्प है, बहुत ही शार्प है। शुरुआत करते हैं। मानस, आपका पहला कन्विक्शन कॉल जिसके साथ आप इस क्लोजिंग को अप्रोच करना चाहेंगे, आपका फर्स्ट कन्विक्शन ट्रेड। देखिए, फार्मा क्षेत्र से ही वो रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स ने रिवर्सल के साइन दिखाए हैं, कुछ ने फ्रेश डेटा आउट दिए हैं, वॉल्यूम्स काफी बेहतर दिख रहे हैं। तो सन फार्मा में मेरी नजर है जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 905 रुपए के भाव चल रहे हैं करंट लेवल्स पे, आप सन फार्मा में खरीदारी कर सकते हैं। 890 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं, 935 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे।
और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। जो 900 का कॉल ऑप्शन है वहां पर आप एक लॉन्ग ट्रेड लीजिए। 17 रुपए का भाव चल रहा है, यहाँ 10 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और ऊपर की तरफ 35 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, सन फार्मा आज डिफेंसिव स्पेस में अगर आप देखें बाइंग नजर आ रही है। लुक एट निफ्टी आईटी, हालांकि निफ्टी आईटी अपना अगर आप देखें सब्सटेंशियल प्रॉफिट सेंटर कर चुका है। फार्मा स्पेस में सन फार्मा ने आज एक क्लियर कट एक बाइसेक्ट किया अपनी लगभग 29 जुलाई से लेकर अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को, और बहुत खूबसूरती से इसने बाइसेक्ट किया है। सन फार्मा 930 का टारगेट है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आज सन फार्मा के वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं। कल का जितना टोटल वॉल्यूम था उसका लगभग 120% अभी तक वॉल्यूम हो चुका है। स्टिल करीब 1.5 घंटे का कारोबार बाकी है। प्रकाश सर, आप क्या ट्रेड लेकर चेस करेंगे इस क्लोजिंग को? मुझे अच्छा लगता है स्टॉक, उसको मैं रिपीट करूंगा। 1 बजे की दिया था मैंने उसको, वो है RBL बैंक। इसका सेटअप मुझे पसंद है, जगह भी अच्छी है और आज का पैटर्न भी बढ़िया लगता है। अपू ऑन है, 129 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होना चाहिए 127 का, टारगेट 132 to 134। RBL बैंक 32 से 134 के टारगेट के लिए RBL बैंक 3% ऊपर और स्टॉक तेजी की तरफ है। आशीष बहेती, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे मानस जी ने बताया, फार्मा में ही पूरा मूव दिख रहा है। बहुत शानदार मूव, सारे फार्मा काउंटर्स जो बिगिंग डाउन काउंटर्स थे, लॉरस लैब जैसे भी, उनमें भी आज एक पुल बैक देखने को मिला है। तो सिप्ला जिसमें एक स्ट्रेंथ था, जरूर स्टॉक स्लाइड हो गया था 2 दिन और 20 डेमा के नीचे चला गया था, बट आज का जो पुल बैक है वो काफी इंप्रेसिव है। तो करंट लेवल पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी सिप्ला में। 1055 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और हमें लगता है कि ये 1100 की तरफ मूव कर रहा है। अगर 1100 क्रॉस हो जाता है तो उसमें शायद हमें और बड़े मूव देखने मिल सकते हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के काफी करीब आ चुका है, टाइम हाई के करीब सिप्ला आता हुआ। कल तो सिप्ला की धुलाई हो रही थी उस खबर पर कि इनकी एक और इनकी जो अगस्त में जांच हुई थी उसमें 3 रिपीट ऑब्जर्वेशंस आए हैं। उस पर ब्रोकरेजेस ने कहा कि इतने बड़े ऑब्जर्वेशंस ने खरीदना चाहिए। कल उस स्टॉक को धो डाला। आज मार्केट में बाकी फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं तो ये स्टॉक भी देखिए आज भाग चुका है। 3.5% तक की तेजी, और आज का मूव इंडिकेट कर रहा है कि 1100 तक के लेवल्स दिखाएगा। 1083 इसका दरअसल 52 वीक हाई है जो आपने डेटा अभी अभी पढ़ा, उसी दिशा में, वहां से 10 रुपए ही दूर है। स्वाति, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? Yes, good afternoon, हर्षदा जी, good afternoon all of you. आज के दिन मैं HDFC बैंक पे बाय कॉल देना चाहूंगी क्योंकि वीकली अगर लॉन्गर टर्म होराइजन भी देखो तो मंथली चार्ट पे मुझे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। वीकली पे हम लोग ने देखा था लास्ट 4-5 वीक्स पे काफी साइडवेज मोमेंटम में चल रहे थे। 1500 के नीचे हमेशा क्लोजिंग हमें देखने मिली थी। आज जिस हिसाब से उसका मोमेंटम इंटैक्ट है, मुझे लगता है क्लोजिंग भी काफी अच्छी रहेगी 1500 के अबव, एंड उसने एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। तो मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 1590-1600 हजार के लेवल्स टेस्ट करने की। तो HDFC बैंक करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 1490 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1590 ऑन हाई साइड। 90 के टारगेट के लिए मौका HDFC बैंक में, आगे ये 1600 की तरफ बढ़ने की क्षमता रखता है। बैंकों में वाकई में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में बहुत तगड़ी मजबूती देखने को मिली और आज फिर निफ्टी बैंक एक लीडरशिप पोजीशन में है, इस तेजी को लीड कर रहा है। मयूरेश, आफ्टरनून, बताइए एक अग्रेसिव ट्रेड लेने की इच्छा या फिर आप थोड़ा सा डिफेंसिव सोच रहे हैं इस समय? आफ्टरनून हर्षद, आफ्टरनून वीरू जी। नहीं, आई थिंक स्टॉक सिलेक्टिव अगर आप रहेंगे तो आई थिंक एग्रेसिव रहने में कोई दिक्कत नहीं है बाजार में। और हमें लगता है आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ये थीम हम काफी महीनों से चेज कर रहे हैं, और होटल्स, टूरिज्म और डिफेंस, ये सारे क्षेत्र अच्छे करने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स डिलीवरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मेरे हिसाब से, और जो विलियम ओनील या मार्केट स्मिथ इंडिया को पसंद आ रहा है, वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। लॉजिक बहुत सिंपल है हर्षदा जी। आई थिंक जो ये एक मार्केट शेयर पोजीशन रखता है, 63% मार्केट शेयर मोबाइल क्रेन मार्केट में, 60% टावर क्रेन मार्केट में, जो मटेरियल इक्विपमेंट लगती है हैंडलिंग की, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 11% पे, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट 12% के आसपास, ये सारे बिजनेस सेगमेंट्स अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि जो केपेक्स स्पेंड होने वाली है भारत में अगले 2 से 3 वर्षों में काफी सब्सटेंशियल होने वाली, वो पोर्ट डेवलपमेंट हो, हाउसिंग डेवलपमेंट हो या इवन इंफ्रा डेवलपमेंट हो। दूसरा है अगर आप बैलेंस शीट स्ट्रेंथ देखिए, इसकी कैश रिच बैलेंस शीट है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो नंबर्स आए हैं पिछले वर्ष में, टॉप लाइन इन्होंने 1650 करोड़ की थी, पिछले तिमाही में 525 करोड़ की टॉप लाइन आई है, पिछले वर्ष के EBITDA मार्जिन्स
10.1% पे थे और ये क्वार्टर में इटसेल्फ एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट दिखा है। 12.55% के EBITDA मार्जिन आए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इनके पास लैंड बैंक है 90 एकड़ का, ओनली 45 एकर्स हैज गॉट यूटिलाइज्ड। इसलिए जो हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग लैंड और जो यूटिलाइजेशन लेवल है अक्रॉस सेगमेंट्स, वो क्रेन्स हुआ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हुआ, मटेरियल हैंडलिंग, इसमें अभी भी आई थिंक काफी स्कोप है। इसलिए आई थिंक बहुत ज्यादा केपेक्स है नहीं जो बैलेंस शीट पे दबाव लाएगा। तो हमें लगता है आई थिंक ए से एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। एक 16 से 18% की हम अपसाइड देखते हैं विद अ स्टॉप एनीवेयर बिटवीन 260 टू 265। और एक क्लियर डिस्क्लेमर हर्षिता जी, ये स्टॉक हमारे रिसर्च रिपोर्ट से क्लाइंट्स को बताया गया, तो क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती है। कंस्ट्रक्शन पर आजकल कई सारे ब्रोकरेजेस की नजरें हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर तेजी करे। कुछ दिन पहले हम अमीशा वोरा से भी बात कर रहे थे, उनका भी एक टॉप कॉल था ये और उस पर अभी भी बुलिश है। अच्छा मयूरेश जी, एक चीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप बोल रहे थे तो पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया। वैसे एक सीटी हो गई कुकर की, तो अगर 2-3 सीटी में बंद करना है तो उठ के आप जा सकते हैं, हमें बता दीजिएगा पहले, ठीक है? सर काम पहले हर्षिता जी, खाना बाद में। नहीं, ऐसा नहीं हो कि फिर खाना जल जाए। कुकर पर भी ध्यान देना चाहिए। कोई नहीं, आपको इजाजत है कि अगर आपको जिम्मा दिया गया है जाकर कुकर ऑफ करने का, तो एक सीटी हो गई है, ठीक है? बन क्या रहा है? बन क्या रहा है? आपकी बिरयानी नहीं बन रही है जी, बन क्या रहा है सर? आपकी बिरयानी नहीं बन रही है सर। अरे बिरयानी में सीटी नहीं लगती। अच्छा, आप सीटी वाली बिरयानी खाते हैं? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं, मैं दम वाली बिरयानी खाता हूँ, आप सीटी वाली बिरयानी खाते हैं। खैर, इस कार्यक्रम में अगर आप देखें अब तक बहुत सारी कॉल्स गई। फार्मा पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ और कॉल्स भी गई। सन फार्मा इट्स एट डे हाई और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मानस जी के ये शुभम ये मयूरेश जी के बोलते बोलते डे हाई पर 302 की ट्रैजेक्टरी में आ गए डे हाई पर। मीनवाइल आशीष, मैं एक चीज़ देखूं, आज दवा और दारू, फार्मा और लिक्विड दोनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। मैं ओआई एडिशंस देख रहा था पूरे के पूरे लिक्विड स्पेस में। जरा आप एक बार लेके आइए यूएसएल। आई मीन आपको एडमायर करना पड़ेगा जिस प्रकार की ओआई एडिशंस इस स्पेस में हुए हैं। एफएमसीजी बास्केट में अगर आप जाएं तो आज यूनाइटेड स्पिरिट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप की कैटेगरी है आती है। करीब करीब अगर आप देखें यहाँ पर ह्यूज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। यूबीएल में अगर आप देखें आज शॉर्ट कवर होना शुरू हुआ है। आशीष, अभी कुछ देर पहले लगभग 1:30 बजे के आसपास एक वाइल्ड स्विंग आया था इस स्टॉक में। 873 यूएसएल लेके आइए प्लीज। 874 इनफैक्ट अभी ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि 18 नवंबर से लेके अब तक की पूरी रेंज जो स्लोपिंग डाउनवर्ड रेंज है वो बाइसेक्ट हो रही है। और बाइसेक्ट होने के वक्त और ये रेंज ब्रीच होने के वक्त जिस प्रकार के वॉल्यूम्स की ज़रूरत थी वो भी है। आज का वॉल्यूम कल से अगर आप देखें ऑलमोस्ट पैरेलल हो चुका है। आशीष, आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे और इंट्राडे और पोजिशनल स्विंग टारगेट क्या होगा? जी वीरेंद्र जी, कॉल्स भी काफी अनवाइंडिंग होना चालू हो गए। 850 में भी करीब करीब आज के रेट में 2,30,000 कॉल्स ने अपना पोजीशंस क्लोज किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा स्विंग यहाँ से देखने को मिल सकता है कि जो कि इसे 900 एंड 920 इवेंचुअल टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। 860 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे हमें लगता है। और इसमें अगर ऑप्शन के थ्रू पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। तो 880 के कॉल में खरीदने की सलाह रहेगी। 22 रुपए के करीब चल रहा है, 23 रुपए हो गया अभी, तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और जो टारगेट्स है वो करीब करीब 35 रुपीज के इसमें आते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, 35 के टारगेट रहेंगे। 880 की कॉल। मैं जिस प्रकार का इसमें ओएडिशंस और प्राइस टच मिल रहे हैं ना, मैं उससे काफ़ी इंप्रेस हुआ था। ये 24 पे ट्रेड कर रही है। बात करते करते 22 से डिस्कशन वो 24 हो गई और टारगेट है 35 का। स्टॉप लॉस रखिए करीब करीब यहाँ पे अगर आप देखें 19 रुपए के आसपास का। ओके, एट डे हाई यूनाइटेड स्पिरिट्स आके ट्रेड करता हुआ। एक दो ट्रेड्स और लेते हैं जहाँ पे अगर आप देखें स्विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें प्लीज़ एक बार लेके आइएगा इंडिगो 1915 पे। सडनली जिन स्टॉक्स ने इधर के, मैं उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ कि जो एक जंप लिया है 1916 मानस, आज इसने सडनली अपने 3 एवरेजेस को पार कर लिया। बाइसेक्ट करके अब जा रहा है ये कहीं ना कहीं जो 20 डिमा पे इसका ये 1930 के आसपास वो लेवल प्लेस्ड है उसको टच करने के लिए। आपकी राय क्या है मानस, आप रिस्पेक्ट देंगे इस अपर स्विंग को? देखिए बिल्कुल
क्योंकि देखिए 100 डे 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी रीगेन हो गए हैं, तो अब चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन करके शायद 1985 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल एक चांस लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 1880 के नीचे रहेंगे और करीब करीब 2000 के टारगेट सेट करिए। करीब करीब अगर आप देखें 2000 के टारगेट आपकी स्क्रीन पे इंडिगो डे हाई पर आके फ्लोट करता हुआ अच्छे स्विंग के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। 2 ट्रेड्स और लेके आइए, फिर उसके बाद हर्षिता के पास चलेंगे और देखिए वो दोनों ट्रेड्स जो हैं वो केमिकल बास्केट से है। दीपक नाइट्राइट लेके आइए, आपकी स्क्रीन पर 2168 ये डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली डे हाई, थोड़ा सा अगर आप देखें ऊपर की ट्रैजेक्टरी थी। और सुबह हमने एक ट्रेड डिस्कस किया था नवीन फ्लोरिन। कार्यक्रम की शुरुआत में ही कुछ अच्छे ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं। इट्स 4762, शिवांगी शारदा जी की भी 12 बजे की कॉल एग्जैक्टली यही थी। आज जिस प्रकार से ओआई स्प्रेड हुआ है यहाँ पे स्वाति केमिकल बास्केट में, चाहे वो नवीन फ्लोरिन हो चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, कल क्लोजिंग के वक्त टाटा केमिकल भी ठीक ठाक कर रहा था। एक बार टाटा केमिकल भी स्क्रीन पे रखिएगा। आज करीब करीब 1121.70 की ट्रैजेक्टरी में अपने 20 डेमा को रीगेन करके डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक भी। आप केमिकल बास्केट में क्या पसंद करेंगे, या फिर क्लोजिंग में जो चीज़ चेज करने लायक हो, जो कि अल्टीमेटली आप एक BTST ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकें? स्वाति। यस, तो ओवरऑल में अगर केमिकल सेक्टर्स में देखूं तो मुझे फिलहाल दीपक नाइट्राइट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट 2 दिन से हम लोगों ने एक सेल ऑफ देखा था, उससे प्रॉफिट बुकिंग देखा था, उसने रीटेस्ट किया है 200 DMA विच इज अ वेरी गुड साइन। आज उसने ओपन लो ऑलमोस्ट सेम रखा है, वहां से काफी अच्छी बाउंस बैक रैली हमें नजर आई है, 200 DMA का रिस्पेक्ट किया है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो करंट लेवल पे दीपक नाइट्राइट बाय कर सकते हो। 2172 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 2140 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, उसमें पोटेंशियल है अपसाइड में वापस 2250 2260 के लेवल्स रीटेस्ट करने की। तो दीपक नाइट्राइट विल बी अ बाय कॉल फ्रॉम माय एंड। दीपक नाइट्राइट बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, और ये स्टॉक अमूमन याद रखिएगा इसकी प्रॉपर्टी है, जहां 3 दिन का रेस्ट लिया नहीं, चौथे दिन शूट अप हो जाता है। ठीक वैसा ही हुआ था कल, तो इनफैक्ट गिर के 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बंद हुआ था, वहीं से क्या स्विंग दिया। मीनवाइल मयूरेश जी का जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो 302 पे, बट मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इट्स डे ट्रेड, याद रखिएगा इट्स ए पोजिशनल ट्रेड बट स्टिल एट डे हाई। अब चलते हैं हमारे सेगमेंट्स की शुरुआत करते हैं, और चाक का चौका सेगमेंट के अंतर्गत आज की जो पहली कॉल है सस्ता ऑप्शन, ये आएगी आशीष बहती जी के सौजन्य से। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप, और किस में इस क्लोजिंग में अच्छा स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज का आपका सस्ता ऑप्शन। जी वीरेंद्र जी, स्विंग एक अच्छा आता हुआ दिख रहा है अडानी इंटरप्राइजेस में, बट सिंस स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई पर और अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली, और हर लेवल पे बाइंग दिख रही है, तो इसे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करने की सलाह रहेगी। 3950 का कॉल खरीदने की सलाह है, 105 के करीब चल रहा है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 80 रुपये का, और हमें लगता है कि 150 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। स्टॉक 4000 के लेवल को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, और अगर वहाँ आ जाता है तो फिर इसमें और एक तेजी देखने मिल सकती है। तो 3950 के कॉल में खरीदारी की सलाह है। 3950 के कॉल में तेजी की पोजीशन लेकर चले, ये बात हो रही है। अदानी एंटरप्राइजेस की स्टॉक में भरपूर तेजी देखने को मिली, इनफैक्ट पूरे अदानी ग्रुप में आज फिर हम देख रहे हैं मोमेंटम अच्छा खासा। अच्छा, एक और स्टॉक मानस, इस पर आपकी मैं राय चाहती हूँ। जेके सीमेंट कंपनियों में हमने देखा है हाल फिलहाल काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है, और यही चर्चा शुरू हो चुकी है कि अदानी वाली सीमेंट कंपनी यानी कि एसीसी अंबुजा वर्सेस अल्ट्राटेक, कौन रेस में कितनी जल्दी आगे निकलेगा। फिलहाल अल्ट्राटेक के फेवर में ट्रेड है। मिड कैप कंपनियों में इस समय तेजी आने लगी, क्योंकि इस एंटिसिपेशन में कि कोई ना कोई एक्विजिशन की बात शायद छिड़ सकती है। इस शायद के चक्कर में आज जेके सीमेंट 4% ऊपर और काफी तगड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक है 2900 के ऊपर, क्या एक मौका है तेजी करने का? बिल्कुल मौका है। देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले करीब 8 सेशन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मेरा समझना है कि इस बार आपको फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 1 से 2 दिनों में जरूर देखने को मिलेगा, और एक पोजीशन टारगेट 3250 तक के आप जेके सीमेंट में सेट कर सकते हैं। तो पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 2820 के नीचे स्टॉप लॉस रख के
3200 रुपए की टारगेट सेट करिए। 3200 का टारगेट लेकर चले, थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, यानी कि समय देना है, आज कल का टारगेट नहीं है ये। 4% का इजाफा जेके सीमेंट में। अच्छा, एक चीज जो हमने इस वीकेंड देखी वो थी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान, और इसी का फायदा दरअसल कई लॉजिस्टिक कंपनियां उठाएंगी ही, लेकिन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एक बड़ी भूमिका निभाएगी। मैप माई इंडिया का मैपल स्वदेशी ऐप दरअसल लॉन्च हो चुका है, जो कंज्यूमर लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी एपीआई कंपनियों के लिए ऐप तैयार किया गया है। अब एग्जैक्टली ऐप कितना फायदेमंद होगा और ये यूलिप में कैसे जुड़ रहा है, मैप माई इंडिया के सीईओ और ईडी रोहन वर्मा हमारे साथ है। रोहन, इनफैक्ट जब ये डिटेल आया एक्सचेंजेस पर, स्टॉक में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली, 5.5%। तो मार्केट कुछ ना कुछ समझ तो रहा है कि बेनिफिट्स होंगे। ये बताइए, ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और आपका ऐप मिलकर किस तरह का टाई अप कर रहे हैं, क्या डिटेल है इस मैपल स्वदेशी ऐप जो आपने लॉन्च किया है आज? धन्यवाद अपने शो पे मुझे बुलाने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर सर्वोत्तम भारत का, और जो उन्होंने कहा लॉन्च के इवेंट पर कि देश का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 14% ऑफ जीडीपी से 8-9% तक लाना होगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो फास्ट बने और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रूप है। तो और उसी का एक पार्ट है जो गवर्नमेंट ने यूलिप भी लॉन्च किया, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जो कि कोशिश करता है कि ऑल द डिजिटल सर्विसेज एंड एपीआईज ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज जो कि लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए जरूरत है, उसको एक एग्रीगेट करके देता है। उसमें एक यूज केस है जैसे ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट, कि कोई भी अपने गुड्स को देखना चाहता है वो अभी कहाँ है, उसमें मैप इंडिया के एपीआईज जैसे भी इंटीग्रेट हो चुके हैं, जिससे मैप पे कोई देख पाए और ट्रैक कर पाए। जैसे कि कोविन हो, चाहे उमंग सुपर ऐप हो या इसरो हो, उन सबके साथ मैप इंडिया के एपीआईज गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही जोरों शोर से इंटीग्रेट हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। इसी में जो मैपल्स कंज्यूमर ऐप है, ये एक स्वदेशी मैप्स और नेविगेशन ऐप है, फॉरेन ऐप नहीं है जो टिपिकली आपके मोबाइल फोन पे प्रीलोड होता है। इसके कई फायदे हैं जो कि लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में और सारे 130 करोड़ भारतवासियों के लाइफ में बहुत मदद दे सकता है। इसमें फॉर एग्जांपल जो कि जैसे रोड एक्सीडेंट्स इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल चीज है, नॉट जस्ट लाइफ जाती है लोगों की, बट ऑल्सो गुड्स डैमेज होते हैं, उससे भी ट्रैफिक होता है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बढ़ता है। इसको घटाने के लिए मैपल्स ऐप में जब भी आप नेविगेट करिएगा, आपको एक रूट समरी मिलेगा और रियल टाइम अलर्ट्स मिलेंगे कि कहां पर स्पीड लिमिट क्या है, कहां पे स्पीड ब्रेकर, स्पीड कैमरा, शार्प कर्व, एक्सीडेंट प्रोन जोन, ये सब आपको रियल टाइम अलर्ट करता है। और साथ में एक फोटो रियलिस्टिक जंक्शन व्यू भी बताता है आने वाले रोड का, उससे आप अपना एक्सीडेंट बचा सकते हो, तैनात रह सकते हो। रोहन, आई अंडरस्टैंड ये कई सारे आप ऑप्शंस और फीचर्स देंगे इस पर्टिकुलर ऐप में, लेकिन मुझे बताइए जो एंड यूजर होगा, कंज्यूमर्स में आई अंडरस्टैंड कि शहरों में जो कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स में ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए क्या इतना इजीली इंटरैक्टिव मोड रहेगा, और क्या अलग से डिवाइस खरीदना होगा, वो डिवाइस क्या आप बेचेंगे या फिर एग्जिस्टिंग डिवाइस या एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन पर ही ये लॉन्च करना होगा? रेवेन्यू कितना जनरेट कर पाएंगे? आई एम श्योर आपके निवेशक यही समझना चाहेंगे इस पर्टिकुलर टाई अप के जरिए। देखिए, आजकल ट्रक ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, कोई भी इंडियन हो, स्मार्टफोन से बहुत ही यूज्ड टू हो चुके हैं। मैपल्स एक फ्री ऐप है, वो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से या इंटरनेट ब्राउजर पे भी यूज कर सकता है। इसमें जो ट्रक ड्राइवर है या जो लास्ट माइल डिलीवरी का ड्राइवर है या इवन टू व्हीलर राइडर है, ये डाल सकते हैं कि कहां से कहां जाना है, उनको एग्जैक्ट घर या गेट नंबर ऑफ अ फैक्ट्री सर्च करने को मिलेगा। मैप इंडिया के मैप्स बहुत ही एक्यूरेट और कॉम्प्रिहेंसिव है। साथ ही साथ वो देख पाएंगे कि टोल ट्रिप का कॉस्ट क्या है, टोल कहां पे कितना है, और फ्यूल कॉस्ट या अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो बैटरी कॉस्ट कितना लगेगा, जिससे वो सबसे सस्ता रूट या सबसे फास्टेस्ट रूट ढूंढ पाए
और उस पर सेफली अपने डेस्टिनेशन तक चला जाए। तो इससे लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, ये तो बस एक ही रोहन जी, फीचर ओके, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन जो हर्षिता का प्रश्न था अल्टीमेटली आप इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे, इसका मॉनिटरी कोरिलेशन कैसा है? क्या जब ये मैं आप ऐप डाउनलोड करूंगा तो उस पर कॉमर्शियल्स भी अपीयर होंगे? एग्जैक्टली अगर आप देखें इसका फाइनेंशियल रिलेशन क्या है आपके साथ? हाउ इट विल फेच रेवेन्यूज फॉर यू? तो वाइल कंज्यूमर्स या ड्राइवर्स के लिए द ऐप यूजेज इज फ्री। साथ में अगर किसी भी व्हीकल ओनर को या फ्लीट ओनर को या लॉजिस्टिक्स कंपनी को या बिग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जीपीएस के थ्रू ट्रैक करना होगा कि गाड़ी अभी कहाँ है, कहाँ तक पहुंच रही है, तो वो हमारे गैजेट्स खरीद सकते हैं और साथ में हमारे SaaS का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं, जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के फायदे दे पाए और हमें हर व्हीकल पर मंथ एक सब्सक्रिप्शन फी मिलेगा। आपको एक चीज बता दो कि ऐसे देश में देयर आर 280 मिलियन 28 करोड़ एग्जिस्टिंग व्हीकल्स और फ्लीट्स है रोड पर, जो कि यही तो डिजिटाइजेशन से बहुत लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटा सकते हैं और हमको पर व्हीकल पर मंथ एक फीस मिल सकता है। तो अगर मैपल्स ऐप जो फ्री ऐप है, जो कि सबके फायदे की चीज है, फॉरेन ऐप से बेटर है, वो कंज्यूमर्स यूज करे, तो साथ ही साथ जो B2B रेवेन्यू हमें मिलता है ये सब व्हीकल्स से या API से या टेक्नोलॉजी से, इसका फायदा मैपल एज अ कंपनी को भी पहुंचेगा और उन सब कस्टमर्स को भी पहुंचेगा जो अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को और सेफ्टी ऑफ गुड्स मूवमेंट को बढ़ा पाएंगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटा पाएंगे और सेफ्टी को बढ़ा पाएंगे। अच्छा रोहन, ऑन अ लाइटर नोट एक पर्सनल सवाल है। मेरी गाड़ी में लगा हुआ है मैप माई इंडिया का ऐप है, गाड़ी 5 साल पुरानी। अगर मैपल्स के लेटेस्ट अपडेट्स को मुझे यूज करना है, उसमें क्या गाड़ी बदलनी होगी या फिर वही अपडेट हो जाएगा? तो नहीं, गाड़ी तो नहीं बदलिएगा। आजकल जो व्हीकल्स आ रहे हैं, लकीली वो कनेक्टेड व्हीकल्स है। तो जो कनेक्टेड व्हीकल्स है वहां पे तो ओवर द एयर अपडेट अवेलेबल है नहीं। और दूसरा है कि हमारा जो ऐप है वो आप अपने कार से, कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या जो व्हीकल अगर है उसमें इंटरनेट बिल्ट इन है तो OEM के द्वारा हम अपडेट पुश कर सकते हैं। अगर आपका गाड़ी कनेक्टेड नहीं है तो डीलरशिप में जाके अपडेट कर सकते हैं, और अगर ये सब कुछ भी ना हो पाए तो आप स्मार्टफोन पे हमारे ऐप को एंजॉय कर ही सकते हैं, जिसमें ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स और फीचर्स हो। बट हाँ, हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस है ऑटो OEMs के साथ वर्क करने के लिए, जिससे जैसे GPS टोलिंग भी पॉसिबल हो सकता है, बिसाइड्स ऑल दीज अदर फीचर्स, जहां पे वो हमारे टेक्नोलॉजी को, मैप्स को अपने गाड़ी में एम्बेड करते हैं, 2 व्हीलर में एम्बेड करते हैं, ट्रक में भी करना शुरू कर रहे हैं और कंपेनियन ऐप्स में भी डाल रहे हैं। तो वो भी हमारा एक दूसरा बिजनेस है, फैक्ट्री फिटेड OEM फिटेड सॉल्यूशंस, जो कि इन सब वजह से ग्रो करेगा। रोहन बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक्चुअली लगा था लास्ट ऑप्शन आप बोलेंगे गाड़ी नहीं खरीद लो, वो प्लान नहीं है, लेकिन फिर आप फोन पे ही हम डाउनलोड कर लेंगे। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू रोहन, ऑल द वेरी बेस्ट। स्टॉक में आज हमने देखा एक अच्छा एक्शन इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद, और करीब करीब 5 से 6% तक की तेजी देखने को मिली है। गावा साहब, चार्ट के लिए कोई व्यू CE इन्फो सिस्टम्स या मैप माई इंडिया पर? मुझे लास्ट टाइम मिल नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगता है मैप माई इंडिया में है शायद। मेरे पास है नहीं मैप माई इंडिया। आप CE इन्फो देखिए, CE इन्फो, C फॉर चार्ली, E फॉर एलिफेंट। मिल गया, मैप माई इंडिया में ही है। पर मुझे लगता है स्ट्रक्चरली बेस बना हुआ है, और बेस इससे ज्यादा गिरावट नहीं लगती मुझे मैप ऑफ इंडिया में। अब ट्रेड कर रहा है 1385, ले लेना चाहिए। कहां तक जा सकता है? 1500, वहां पर तो जरूर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि रेंज बाउंड है, A भी पॉजिटिव बायस है, डाउन साइड 1300 बस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, तो खरीदने का एक मौका बनता है और ट्रेडिंग बैट बनता भी है 1500 के लिए मैप माई इंडिया। जी सर, आपसे CE इन्फो सिस्टम ना खफा हो जाएगा प्रकाश सर। ये दुनिया को मंजिल ढूंढ के देते हैं, और आपको अगर आप देखिए CE इन्फो सिस्टम ढूंढने में देर लग रही थी। अगली बार अगर आप देखेंगे खता नहीं होनी चाहिए आपसे, है। खैर, अब एक काम करते हैं, जरा यहाँ से विषय को चेंज करते हैं और चलते हैं अब आज का। अगर आप देखें तो FNO सुपरस्टार ये आएगा मानस जी के सौजन्य से। मानस, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप, क्या इंप्रेस कर रहा है आपको इस वक्त? देखिए, FNO सुपरस्टार के लिए आइशर मोटर्स पे नजर है, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं।
3 दिनों के कंसल्टेशन के बाद आइशर ने आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट भी दिया है। तो मेरा समझना है कि 2340 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर 3640 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है। 3900 के टारगेट्स आपको 2 से 3 दिनों में आइशर मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, आइशर मोटर्स पे आपकी राय है और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 3712 पे ट्रेड करता हुआ। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं राहुल शर्मा जीएम फाइनेंशियल से। याद रखिएगा, राहुल शर्मा जी के साथ आज हम एक बजाज फाइनेंस और उस पर उसके टारगेट पर को लेकर एक खास डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें, शुरू में कुछ इनिशियल ट्रेड्स ले लेते हैं। और मुझे याद है राहुल जी, आपने ही एक मैकडॉवेल्स पे एक बाय कॉल जनरेट किया था और वो अच्छा करता हुआ, आई मीन डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, आई थिंक मैं कार्यक्रम की शुरुआत में जब अपने ओआई की शीट को शॉर्ट कर रहा था, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंप्रेसिव अगर आप देखें ये भी लगा था मेरे को। इसमें आपने मेरे ख्याल से 930 का टारगेट दिया था। अभी भी कमिटेड हैं आप अपने उस व्यू पर? जी बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा ब्रेकआउट हमने स्पॉट किया है यहाँ पर मैकडॉवेल में, और मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप पोजिशनली इसे लेके रखें तो 1000 रुपए तक के भी लक्ष्य बनेंगे। हालांकि सितंबर सीरीज खास करके जो इस सीरीज की एक्सपायरी तब तक हमें लगता है कि 930 तक के लेवल्स आपको मैकडॉवेल्स में देखने को मिल सकते हैं। एक बड़ा फॉलो, अगर पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस है इसकी, जो अंडर परफॉर्मेंस है उससे निकल के स्टॉक अभी वापस मोमेंटम में आ रहा है। मेरे हिसाब से डेरिवेटिव्स डेटा भी काफी बढ़िया है और साथ ही में मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन थीम है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्ले आउट करती हुई दिख रही है। तो टाटा कंज्यूमर में, माफ कीजिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स में लॉन्ग रही है। मुझे लगता है कि 930 और 1000 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। एज ए स्टॉप लॉस आप 825 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए, तो अगर आप देखें ये यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपका आउटलुक है और कुछ ट्रेड्स जो आपने इस मंच पे दिए थे, मैं वहीं अगर आप देखें उससे बात कर रहा था। अब राहुल जी आते हैं बजाज फाइनेंस पे। और बजाज फाइनेंस, आई थिंक ये वो स्टॉक जिसकी लीडरशिप में हमने लास्ट 2 दिन का ये पुल बैक राइट किया है एनबीएफसीज में। और आप यकीन मानिए 4670 पर भी ये प्राइस इतना अट्रैक्टिव लग रहा है कि पूछिए मत, इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करने के कगार पे। राहुल जी, हमारे व्यूअर्स जो कि इन्वेस्टर हैं और आई थिंक B1 B2, आई मीन B2 H2 हमेशा अगर आप देखें निवेश के प्रोस्पेक्टिव से लोगों के प्राइम कैंडिडेट्स होते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम दिसंबर की बात है 2021 की, जब इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स थी लेकिन फिर बाजार ने साथ नहीं दिया और जो इस स्टॉक का अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए था वो नहीं अचीव हो पाया, बट एट ए प्राइस ऑफ 1761। अब आपका बजाज फाइनेंस पे आउटलुक क्या है? जी देखिए वीरेंद्र जी, जब टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स का मिलन होता है तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम और एग्रेसिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। देखिए, बजाज फाइनेंस का मैं चार्ट अगर आप स्क्रीन पर दिखा पाए तो देखिए जो पूरी की पूरी जो हमने करेक्शन देखा रशिया वॉर के बाद में, उसके बाद में करेक्शन में से भी रिकवरी आई और रिकवरी आने के बाद जो कंसोलिडेशन आया, ये यहाँ क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है। और साथ ही में जो अक्टूबर महीने से 2021 अक्टूबर से जो मल्टीपल टॉप्स बने थे, उन टॉप्स को इनफैक्ट उस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने निकाला है 7600 बड़े ब्रेकआउट्स बजाज फाइनेंस में देखने को मिले हैं। तो टेक्निकली तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही बढ़िया सेटअप है बजाज फाइनेंस का। फंडामेंटली देखिए 2 कारण है। एक तो जो फेस्टिव सीजन है बहुत ही बेहतरीन रूप से शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में हमने गणेश उत्सव में देखा और जो हिसाब से मुझे लगता है कि नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है, आई थिंक जो कंजम्पशन एक तरह से जो रहेगा हमारे देश का वो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। और कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस रिटेल लोन्स में काफी बढ़िया यहाँ पर काफी बड़ी भूमिका निभाता है। तो मेरे हिसाब से अगला महीना इनके लिए बम्पर रहेगा एज अ बिजनेस। और सेकेंडली देखिए, इंडिया को बॉन्ड इंडेक्स में लाने की बातचीत हो रही है। जब भी इंडिया बॉन्ड इंडेक्स में आता है तकरीबन 35-40 बिलियन डॉलर का पैसा इंडिया में आएगा और उसमें से B-ट्विन जरूर रहेंगे जहां पर इन FIIs के इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। तो मुझे लगता है कि फ्लोज के हिसाब से भी, टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी यहाँ पर सारे के सारे जो एक तरह से जो व्यूज है वो मैच हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म यानी महीने भर में आपको तकरीबन 8500 तक के टारगेट बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। आप इसे 3 महीने तक रखें, डिलीवरी में रखें, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि 5 डिजिट का जो आंकड़ा है 10,000 रुपए तक का टारगेट्स आपको इसमें हो सकता है दिसंबर मैक्स टू मैक्स जनवरी तक आपको इसमें देखने को मिले। हमने 21,000 निफ्टी की पहले आपके चैनल पर बात की है।
यही वो एक एक करके हम आपको स्टॉक शेयर करते जाएंगे आपके चैनल पर, इंडेक्स हेवीवेट जहां हमें लगता है कि बड़ी आउट परफॉर्मेंस आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो बजाज फाइनेंस पे काफी बुलिश है, इसे बाय करके चलिए। आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है, अगर आप इन प्राइसेस पर खरीदते हैं 7070 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है 8500 का एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, और डेली बेसिस में आप इसमें 10,000 तक का लक्ष्य लगा के चल सकते हैं। डिलीवरी बेसिस पर आप बेसिकली कह रहे हैं दिवाली के बाद और क्रिसमस तक ये स्टॉक पहुंच जाएगा 10,000 के करीब। लेकिन नॉर्मली इस तरह के ट्रेड्स में एक दिक्कत ये होती है कि लोग कहते हैं बहुत भाग चुका। अब 7,665, और अगर आप देखें ईयर टू डेट आपने भी नोटिस किया होगा ये लीस्ट रनर्स में से शामिल था, सिर्फ 10% तक के रिटर्न इसने ईयर टू डेट दिए हैं। साथ ही साथ ये सिर्फ 4% दूर है अपने 52 वीक हाई से, जो 8,000 की आप बात कर रहे थे। मुझे ये बताइएगा, क्या इन लेवल्स पर बिना कुछ सोचे 7,662 के लेवल पर खरीदना शुरू करें, या फिर डिप्स पर खरीदना ज्यादा बेहतर होगा? राहुल, अप्रोच क्या होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, खासतौर से जो स्टॉक और इस थीम का हिस्सा बनना चाहते हैं? अर्शदा, आज ही ब्रेकआउट आया है इनफैक्ट 7600 के ऊपर। इनफैक्ट कल के सेशन में तकरीबन 172% डिलीवरी क्वांटिटी में स्पाइक था। पूरे एक महीने का हाईएस्ट डिलीवरी कल के सेशन में हुआ है। देखिए, जस्ट ब्रेकआउट शुरू हुआ है आज के सेशन में, 7600 के ऊपर ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी इसे बाय करके चल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है मुझे। स्टॉप लॉस डीप जरूर रहेंगे क्योंकि टारगेट भी बढ़े, लेकिन हमारा कन्विक्शन इस स्टॉक पर काफी हाई है, और हमें लगता है 8,500 रुपए का लेवल आपको यहाँ पर अक्टूबर महीने में यानी दिवाली तक बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा राहुल जी, हालांकि आपके इस तर्क में या शामिल आप नहीं करते या फिर नहीं होना भी चाहिए था, बट स्टिल एक स्पेस का, एक सेक्टर का जब लीडर डोमिनेट करता है तो कहीं ना कहीं एक कैचअप होता है रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स से, और उसी सेक्टर के लाइक वी हैव बजाज फाइनेंस। मैं HFCs को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, HDFC को इंक्लूड कर लेता हूँ इसमें। फिर हमारे पास गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है जो कि अभी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं उसके मुताबिक एक बहुत अप्रोप्रिएट चॉइसेस नहीं होगी। वी हैव LIC हाउसिंग फाइनेंस, M&M फाइनेंशियल्स। आपको विद इन द NBFCs ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि उतना तो नहीं चलेगा जितना कि आप तर्क दे रहे हैं बजाज फाइनेंस चलेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा पिक सेकंड थॉट के मुताबिक वो भी हो सकता है? प्राइमरी हो गया बजाज फाइनेंस, सेकेंडरी कौन सा हो सकता है जो कि इस स्पेस पे वही तेजी हासिल कर सकता है बजाज फाइनेंस जैसी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वीरेंद्र जी। देखिए, HDFC मुझे लगता है कि सेकंड बेस्ट बेट रहना चाहिए NBFCs में। इसका कारण सिंपल है। देखिए, जो ओवरऑल जो हमने अच्छा परफॉर्मेंस देखा था स्टॉक के अंदर जुलाई और अगस्त में, उसके बाद पूरा एक महीने से स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है 2400-2500 की रेंज में, और मुझे लगता है कि ये रेंज ब्रेकआउट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर भी हेडरूम काफी अच्छा दिखाई देता है। एज अ टारगेट हमें लगता है 2750 तक की जगह HDFC में बिल्कुल है। HDFC को भी बाय करके चला जा सकता है, और यहाँ पर आप सिंपल है स्टॉप लॉस लगाइए 2390 का, यानी कि रिस्क जो है बहुत छोटी है, तकरीबन 100 रुपए की रिस्क है, और ऊपर में मुझे लगता है कि तकरीबन आपको 300 रुपए तक की अपसाइड HDFC में भी देखने को मिल सकती है। थोड़ा स्लो मूवर जरूर है, बजाज फाइनेंस जैसे भागता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन आपको अगले महीने भर में देखने को मिल सकती है। तो HDFC हमारा सेकंड बेट है। राहुल शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तगड़े कन्विक्शन के साथ आप कह रहे हैं बजाज फाइनेंस में पैसे लगाने चाहिए, और साथ ही साथ HDFC एक सेकंड बेट के तौर पर भी आएगा। तो जो भी आप लिस्ट बनाते हैं यहाँ से आगे, ये जो आप इंडेक्स पे टारगेट्स लेके चल रहे थे 21,000 वाले, वो हमारे साथ शेयर करते रहिएगा जरूर। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये बात हुई बजाज फाइनेंस और ऑफ कोर्स HDFC की, लेकिन वक्त हो रहा है अब एक और चौके का, और बारी है चार्ट के चमत्कार की। स्वाति, बताइए चार्ट का चमत्कार क्या है? चार्ट के चमत्कार में बाय कॉल देना चाहूंगी सेंचुरी टेक्सटाइल पे। वीकली चार्ट देखें तो हम एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है लास्ट 3 महीनों से, तो विच इंडिकेट्स कि ये पोटेंशियल है ऑन अपसाइड रैली देने की। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 945 950 के टारगेट्स में देखती हूँ, 875 का स्टॉप लॉस प्लेस करके सेंचुरी टेक्सटाइल बाय करना चाहिए।
टेक्सटाइल में एक तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉक देखिए 900 के पार जाने की पूरी क्षमता रखता हुआ इस समय 1.5% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। 945 950 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम होगा। अच्छा स्वाति, लगे हाथ एक बार अपोलो हॉस्पिटल पर नजर डालेंगी, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में ये सिप्ला, सनफार्मा एंड द लाइक्स की बात हुई, मेरी नजर में अपोलो हॉस्पिटल था और अपोलो हॉस्पिटल आज देखिए इंट्राडे में करीब 6% के गेन्स पर खड़ा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन। अब मयूरेश से पूछेंगे फंडामेंटली क्या बदला है इस कंपनी में, लेकिन चार्टिकली बताइए ये जो पहला मूव है एक तो टिकाऊ है या नहीं, अगर टिक रहा है तो अगला पड़ाव क्या होगा? स्ट्रॉन्ग है, हम लोग देख रहे हैं आज उसने 200 डीएम के ऊपर ट्रेड हो रहा है। लास्ट 2 बार भी हम लोग ने ट्रेड होते हुए देखा था, बट समहाउ नेक्स्ट डे हमें उसका क्लोजिंग नीचे मिला है। बट आज जिस हिसाब से कैंडल का प्लेसमेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वॉल्यूम्स के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है 200 डीएमए का विद प्राइस। मुझे लगता है ये हमें यहाँ से एक रैली अपसाइड देखने मिल सकती है टुवर्ड्स 4700 टू 4800। तो अपोलो हॉस्पिटल मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। करंट लेवल पे भी बाय कर सकता है। 4460 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 4700 की तरफ बढ़ता हुआ ये शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आज के दिन। मयूरेश, कोई इंसाइट इस तेजी के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? आई थिंक नो ऑब्वियस कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट जो 2-3 ब्रॉड रीजंस हैं। एक आई थिंक जो एक इलेक्टिव सर्जरीज थी हर्षदा जी, जो कोविड काल में बिल्कुल बंद हुई थी, आई थिंक दे आर कमिंग बैक टू नॉर्मलाइजेशन लेवल। मेरे काफी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं सीनियर लेवल पे है अक्रॉस कैटेगरीज ऑफ सर्जरीज, और वो कहते हैं जो इलेक्टिव सर्जरीज के मोड है अक्रॉस हॉस्पिटल्स हैज कम बैक इन अ बिग वे। दूसरा आप देखें जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक दैट हैज आल्सो स्टार्टेड पिकिंग अप स्टीम सिग्निफिकेंटली, और इसलिए आई थिंक जो आउट स्टेशन यानी देश के बाहर से टूरिस्ट आते हैं टू टेक मेडिकल अटेंशन एंड मेडिकल केयर, इसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने मिला है इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो फार्मेसी बिजनेसेस होते हैं हॉस्पिटल चेन्स के, और जहां हम देख रहे हैं जो की पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एवरेज लेंथ ऑफ स्टे हम कहते हैं, जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड होता है, ये सारे पैरामीटर्स एक अपटिक दिखा रहे हैं। थोड़ी कॉस्ट जरूर बढ़ी है, बट आई थिंक दे आर ऑब्वियसली पासिंग दैट थ्रू in a significant manner that probably comes on their books, और इसलिए आई थिंक मार्जिन का एक जो प्रोटेक्शन होता है ये बरकरार रह रहा है। तो मुझे लगता है ये तीनों चीजें सपोर्टिव है। अपोलो हॉस्पिटल प्रॉब्ली बीइंग द मार्केट लीडर एक अच्छा खासा मोमेंटम बता रहा है, फैक्टरिंग ऑल दीज 3 रीजंस पुट टुगेदर। इंटरेस्टिंग मूव्स अपोलो हॉस्पिटल में आ जाते हुए, क्योंकि हम इस सेक्टर की बात कर रहे हैं। बायोकॉन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कुछ ही देर पहले दरअसल एक अपडेट आया था कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की ओर से अप्रूवल मिला है कि बायोसिमिलर दवाइयों को ये अप्रूवल ईयू दे रहा है कि ये अपने रेफरेंस मेडिसिन के सामने इंटरचेंजेबल हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट बायोसिमिलर मेडिसिन को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसमें फायदा बायोकॉन को होगा। हम सब जानते हैं बायोकॉन बड़े पैमाने पर बायोसिमिलर्स के बिजनेस में है। इनकी पूरी रेवेन्यू का 41% हिस्सा जो है वो बायोसिमिलर्स से ही आता है। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दरअसल ईयू के मार्केट में खुलती हुई दिखाई देगी। कुछ बायोसिमिलर्स जिससे हम वाकिफ हैं, ट्रास्टुजुमाब जैसी दवाइयां हैं, इनका पेल्फिग्रास्टिम जैसी दवाइयां हैं, तो वहां पर इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ईयू में इंटरचेंजेबल मेडिसिन के तौर पर इनका भी इस्तेमाल हो सकता है। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, आफ्टरनून। मैं आपका ट्रेड लेना चाहूंगी जरूर, लेकिन पहले बायोकॉन पर भी एक बार फटाफट चार्ट चेक देंगे हमें। 2% ऊपर इस खबर पर स्टॉक थोड़ा सा चल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर इस लेवल पे अगर बायोकॉन की अगर बात करें तो हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो कई दिनों से अंडर परफॉर्म करते आ रहा है, और इसमें जितनी बार भी हमने एक रिबाउंड देखा है, हमें लगता है कि उस रिबाउंड में कहीं ना कहीं किधर ना किधर से कोई ना कोई सेलिंग बनती है। तो हमें लगता है कि इस लेवल से भी हमें लगता है कि इसे अवॉइड करें। शायद एक रिबाउंड हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि काफी गिरा है, और 305 या 310 के लेवल्स ये दिखा सकता है, क्योंकि उसी लेवल्स के करीब इसने काफी बड़ा वक्त निकाला था। लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग करते हुए नजर आएगा। बायोकॉन में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली 3% ऊपर स्टॉक। अच्छा लगे हाथ, फिर आप अपना ट्रेड भी दे दीजिए श्रीकांत। बिल्कुल। तो देखिए, अगर इस लेवल पे अगर कुछ खरीदना है तो मुझे लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल अभी भी काफी अच्छा लगता है, और कई सारे ट्रिगर्स इसमें और भी बनेंगे।
स्पेसिफिकली अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर हम टेक्निकली देखें तो इसने काफी अच्छा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया था और उस ट्रायंगल फॉर्मेशन के बाहर आ चुका है। तो हमें लगता है कि कम से कम 4850 या 4900 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। और अगर इसके फंडामेंटल्स को देखें तो सबसे जो बढ़िया बात इसमें जो निकल के आ रही है वो ये है कि इसे अभी नियर टर्म में कोई बड़े कैपेक्स की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर जो इसको अपोलो हेल्थ केयर के लिए जो कुछ फंड रेस करने थे उसकी ड्यू डेट इज दिसंबर 2022। तो कई सारे ट्रिगर्स एक साथ इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बन के आ रहे हैं और जो ऑफलाइन उसकी फार्मेसी है वो काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है और जो अमेजोन के साथ जो इसका टाइप हुआ है उसमें भी काफी सारे उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद 4850 4900 ये शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड इसमें और भी हमें री रेटिंग समझ में आती है। आज के दिन में टेक्निकल ब्रेकआउट है तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले, 4500 का स्टॉप लॉस रखे 4850 के टारगेट्स के लिए। दो मेहमान अपोलो हॉस्पिटल्स पे कदरदान हैं यहाँ पे, यहाँ पे श्रीकांत जी भी और मयूरेश जी भी। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे जो एक ट्रेड था आशीष बैती ने दिया था और जो मैंने पूछा भी था राहुल जी से जनाब वो था मैकडोवेल्स, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 880 हो गया। डेटा जो होता है ना, डेटा वो इंडिकेट करता है जनाब कि क्या हो रहा है इस बाजार में। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 880 हो गया, 2760 पे ये कॉल हो गई और इनफैक्ट ये 30 का टारगेट दिया था। क्या गजब का स्विंग मिला है इस कॉल पे। आशीष जी अब क्योंकि आपकी स्ट्राइक का सीएमपी हो गया है, क्या थोड़ी डेल्टा ड्रिफ्टिंग करेंगे, इसकी कॉल को प्रॉफिट को बुक करके थोड़ा आउट ऑफ मनी चले जाएं, 900 पे जा सकते हैं क्या आपके अनुमान के मुताबिक? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से राहुल जी ने भी इसके लेवल्स दिए, हमें लगता है कि 900 तो आता हुआ जल्दी दिख सकता है। तो जरूर 900 की जो कॉल है उसमें मूव कर लेना चाहिए 880 की बुक करके, क्योंकि ऑलरेडी इन द मनी हो रही है अभी ये कॉल। 900 की कॉल 1850 के करीब चल रही है, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है करीब 13 रुपए का, और हमें लगता है कि उसमें भी 27 से 30 रुपीज तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके तो यहाँ पर आप देखें 1930 पर जनाब होता क्या है, जब आपका सीएमपी आ जाए ना स्ट्राइक तो उस पर आप देखें डेटा ड्रिफ्टिंग करनी चाहिए। 1930 पर 900 की कॉल सुबह अगर आप देखें इस स्टॉक को फिर अप्रोच करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप देखें ट्रेड से हट के चलते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। investmentliteracy.com के श्री कुंज बंसल हमारे साथ जुड़े हैं। कुंज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। महीने दर महीने हर महीने आपसे मुलाकात होती है, बात होती है, और इस इंडियन मार्केट्स के आगे हर बार एक बाउंसर फेंका जाता है। कभी वॉर, कभी कमोडिटी रिस्क, कभी इन्फ्लेशन, यूएस में रेट हाइक, इस बार फिर 75 और 100 बेसिस पॉइंट की बहस, बट स्टिल इंडियन मार्केट्स फ्लाइंग। इस बार का ये बाउंसर झेल जाएंगे हम, क्या लगता है सर? जी हाँ, तो कुछ बातें तो सबसे पहले तो आपके प्रश्न का जवाब मैं दूं तो जी हाँ, मुझे लगता है हम बाउंसर झेल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दो बाउंसर आ रहे हैं एक्चुअली, एक आपकी बात बिल्कुल सही है, यूएस फेड से आ रहा है जो हमारा कल का बाजार जब बंद हो जाएगा उसके बाद हमको पता पड़ेगा, तो हमको बृहस्पतिवार को उसको झेलना है, पर फिर भी झेल जाएंगे। और उसके बाद अगले हफ्ते में हमारा खुद का आरबीआई का भी क्रेडिट पॉलिसी आ रहा है, तो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी तो बाउंसर नहीं रहेगा, पर जो भी रहेगा मुझे लगता है झेल जाएंगे। वापस आते हुए यूएस फेड का भी बाउंसर नहीं रहेगा। पर अभी हो क्या रहा है कि हमने सबने देखा है कि जून के लो से हम काफी हाई पे 18,000 के निफ्टी इंडेक्स पे एक बार आ गए थे, अभी बीच में करेक्शन हुआ पिछले हफ्ते, अब इस हफ्ते फिर से चल रहे हैं। तो इतना जब शार्प 15% प्लस का मूवमेंट 1-1.5 महीने में हो जाता है तो एक नेचुरल है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट मार्केट में या थोड़ा सा करेक्शन आना उचित है और आना भी चाहिए। तो पहली बात तो हम वहां आ गए हैं। दूसरी बात यह है कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम झेल जाएंगे, कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो वो हमारे काफी फेवर में पिछले 2-3 महीने में टर्न हुए हैं और शायद उन्हीं को पढ़ते हुए बाजार अपने आप को इतना ऊपर ले आया। तो क्लियरली क्रूड प्राइसेस नीचे आए हैं और अब ब्रेंट $90 के आसपास 120 का जो हाई था तो 90 के आसपास चल रहा है, बहुत नीचे नहीं गिर रहा है यहाँ से, पर अब वापस ऊपर भी नहीं जा रहा है। सारे मेटल प्राइसेस नीचे आ गए हैं, आप स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। अगर हम थोड़ा सा जाएं तो पाम ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कंपनीज की भले सितंबर नहीं पर दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स में एबिटा मार्जिन में सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। और उसके साथ फेस्टिवल सीजन अब शुरू हो गया है तो होपफुली उसकी डिमांड आनी चाहिए। अगर कंपनीज इन प्राइस का जो करेक्शन हुआ है उसको पास ऑन कर देती है, कुछ कंपनीज ने किया भी है, जैसे खाने के तेल के भाव तो बहुत ही कम हुए हैं, सब करीब सभी कंपनीज ने 10 से लेकर 20% तक कम कर दिए हैं। कुछ कंपनीज ने स्कीम चला दी है डिस्काउंट की अगर भाव नहीं किए हैं।
और उसके साथ में एक करीब करीब नॉर्मल सा मॉनसून, बीच में थोड़ा सा 2 बड़े राज्य यूपी और बिहार में शॉर्टेज थी, वो भी थोड़ी बहुत कवर हुई है, पर फिर भी हाँ शायद उतनी कवर नहीं हो पाई, पर फिर भी एक वो थोड़ा सा है जो रूरल सेंटिमेंट को इंप्रूव करेगी। तो इन सब चीजों के चलते हुए और उसके साथ साथ ग्लोबल एफआईआई इनफ्लो आ गया है, पिछले 3-4 दिन से नेगेटिव था बट कल फिर से मार्जिनली पॉजिटिव रहा है, देखते हैं कैसा रहता है। तो ये सब चीजों को लगते हुए मुझे लगता है, और अगर हम और थोड़ा सा मैं समय लूं आपका, तो जैसे जैक्सन होल का जो मीटिंग हुआ था यूएस फेड का, उसके बाद भी अनाउंसमेंट हुआ था, अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड लाइन पे था, पर यूएस मार्केट गिरा, इंडियन मार्केट भी गिरा, ग्लोबल मार्केट भी गिरे, पर एटलीस्ट इंडियन मार्केट वापस रिकवर हो गया। ऐसे ही पिछले से पिछले हफ्ते इन्फ्लेशन नंबर्स यूएस का आया, इंडिया का भी आया था, यूएस मार्केट गिरा पर वापस, उसके बाद इंडियन मार्केट गिरा पर फिर रिकवर हो गया। तो मुझे लगता है कि अभी नेट नेट थोड़ी सी बाजार में, इंडियन मार्केट में पॉजिटिव फैक्टर्स का वजन ज्यादा दिख रहा है। पॉजिटिव फैक्टर्स का वजन ज्यादा, वही एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट आपने दे दिया। कुंज, इन पॉजिटिव फैक्टर्स में सबसे बड़ा ड्राइवर क्या रहने वाला है सेक्टोरली? क्योंकि आज हम देख रहे हैं, आज तो डिफेंसिव स्टॉक्स भी चल गए हैं, कल हमने देखा था एफएमसीजी काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। तो आपके लिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अर्निंग्स में, वैल्यूएशन में इस समय कहाँ है नया पैसा लगाने का? तो सबसे पहले तो मैं फैक्टर्स की बहुत क्विकली बात कर दूं कि शॉर्ट टर्म में हमेशा डिमांड एंड सप्लाई या मनी इनफ्लो एक बड़ा फैक्टर रहता है। तो अगर एफआईआई इनफ्लो चालू रहता है, डोमेस्टिक इनफ्लो हमेशा से था, अभी भी है, तो वो एक शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रहेगा। बट मार्केट मुझे लगता है मीडियम से लॉन्ग टर्म एबिडा मार्जिन करेक्शन इंप्रूवमेंट को देख रहा है कमोडिटी मार्जिन्स की वजह से, और फेस्टिवल सीजन की वजह से डिमांड बढ़ते हुए देख रहा है। तो मार्केट दोनों चीजों को देख रहा है कि शायद टॉप लाइन भी बढ़ेगी क्योंकि हो सकता है फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़े, और मार्जिन्स भी बढ़ेंगे, बॉटम लाइन भी बढ़ेगी क्योंकि प्राइसेस कमोडिटीज के नीचे आए हैं। तो ये ड्राइविंग फैक्टर्स हो गए। उनका असर कहाँ आएगा? मुझे लगता है मार्केट में ऑलरेडी दिख रहा है और अभी भी चलता रहेगा। ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जिसने काफी परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों में दी है, पर मुझे लगता है अभी भी जगह है वहां पे आगे बढ़ने की। एक ओवरऑल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्राइवेट सेक्टर से माहौल बना है पिछले 8-9 महीने 10 महीने में, उसकी वजह से हमने कैपिटल गुड्स में पार्टिसिपेशन देखा है। मुझे लगता है वो भी एक जगह है जहां अभी भी काफी परफॉर्मेंस आई है, पर अभी भी परफॉर्मेंस चलती रहेगी। तो ये 2 क्लियर एरियाज तो मुझे नजर आ रहे हैं कि पहले जैसा मैंने कहा, जो फैक्टर्स जो मार्केट देख रहा है और मार्केट को ड्राइव करेंगे, और उनका असर जिन 2 सेक्टर्स पे आ रहा है। सेक्टर हालांकि हमने देखा है जहां पर अच्छी खासी डिमांड की स्थिति उभर कर आई है लेटली, वो ऑटो कंपनियां हैं। और ऑटो कंपनियों में पहले ऑफ कोर्स इस रैली की शुरुआत टाटा मोटर्स ने की, आजकल M&M, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प एंड द लाइक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो कुंज, मैं आपकी राय इनफैक्ट ऑटो सेक्टर पर लेना चाहूंगी, लेकिन यतिन भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और ये आज हमें हमारे नॉर्मल क्या चल रहा है वाले सेगमेंट में बता रहे हैं टाटा मोटर्स क्यों नहीं चल रहा है। तो क्या दरअसल दिक्कत है और क्या ये कैचअप कर पाएगा एक बार फिर? क्या ये फिर से रेस में वापस आएगा? इस समय पिट स्टॉप ले रहा लग रहा है। बिल्कुल, और एक स्पीड ब्रेकर सा लगा हुआ है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि मैं जब ऑटो इंडेक्स देख रहा था तो ईयर टू डेट ऑटो इंडेक्स यानी पिछले 8-9 महीने का परफॉर्मेंस है 22% पॉजिटिव। सभी के सभी ऑटो OEMs हरे निशान में है, चाहे वो मारुति हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, TVS मोटर्स हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, कोई प्रकार का बाधा नहीं। लेकिन एक टाटा मोटर्स ऐसा स्टॉक है जो लाल निशान में है। तो पूरे ऑटो OEM पैक में और निफ्टी ऑटो में टाटा मोटर्स का लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न है ईयर टू डेट, जबकि आपका ऑटो इंडेक्स 22% ऊपर है 2022 में। क्यों हो रहा है ये सब टाटा मोटर्स के साथ? सबसे पहले हमको जानना ये होगा कि टाटा मोटर्स की जो मेजर प्रॉफिट और रेवेन्यू ड्राइविंग फोर्स है वो है जैगवार लैंड रोवर यानी JLR। JLR जैसे कि हम जानते हैं लग्जरी कार मार्केट में है, यूके, अमेरिका, चाइना, यूरोप, ये 4 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं जहां इनका मेजॉरिटी सेल लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे बिकता है। लेकिन पिछले 2 सालों में 3 सालों में एक बड़ी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई है। ऑटो कंपनीज ये कहती हैं कि हाँ डिमांड जो है जो सेमीकंडक्टर सेगमेंट में वो ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई इंप्रूव हो रही है। लेकिन उतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रही है JLR के लिए, क्योंकि ये हाई एंड चिप्स यूज़ करते हैं। क्योंकि JLR की गाड़ी जो होती है करोड़ों रुपए में होती है, इंडियन
रोड्स पे और लग्जरी मार्केट में अगर आप देखें तो JLR के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंफर्ट के क्या कहने, तो वहाँ आपको हाई एंड चिप्स लगते हैं जो अभी भी शॉर्टेज में हैं, जिसके कारण ये लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। डिमांड है, ऑर्डर बुक है, लेकिन सप्लाई पे कंस्ट्रेंट है। दूसरा कि पहले 2 क्वार्टर के लिए इनका EBIT मार्जिन नेगेटिव था। ऑब्वियसली कंपनी ये कहती है कि वो डेट फ्री होना चाहती है, अगले 3 सालों में EBIT मार्जिन यहाँ से इंप्रूव होंगे, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर्स काफ़ी वीक रहे हैं। चाइना में भी आप देख रहे हैं, जो इनका बड़ा मार्केट है, 30% वॉल्यूम यहाँ से आता है लगभग, तो यहाँ भी लॉकडाउन लगातार लग रहे हैं। यूरोप और UK की हम परिस्थिति जानते हैं कि जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है उसकी किस हिसाब से इम्पैक्ट आई है, दोनों इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन की मार पड़ी है। तो कहीं ना कहीं JLR की जो फ्यूचर ऑर्डर बुक है या फ्यूचर पाइपलाइन है थोड़ी वीक हो गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भी कंपनी का पोर्टफोलियो अपने पीयर्स जितना मजबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों की वजह से शायद आपको टाटा मोटर्स का स्टॉक नियर टर्म में अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। दिन अभी हर्षदा का प्रोग्राम एक्चुअली क्या है कि नेविगेशन नहीं उनकी गाड़ी में, शायद वीरो नेविगेशन है पर थोड़ा पुराना है। हाँ नहीं, आपका प्लान बन रहा है ना गाड़ी चेंज करने का, तो क्या पता JLR का नंबर आ जाए तो टाटा मोटर्स के भाग्य जाग जाएंगे उसके बाद है। सोचो तो इतना ऊंचा सोचो। बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। जी हाँ, सोचो तो ऊंचा सोचो। बाकी हाँ, टाटा मोटर्स पे एक आउटलुक ले लेते हैं। वाकई अगर आप देखें ये अंडर परफॉर्मेंस जो है वो अब थोड़ी सी खल रही है। 434 आपकी स्क्रीन पे प्राइस लेके आइएगा। और जहां M&M ने क्या पिछले 6 महीने में पैसा बना के दिया, TVS मोटर्स ने पैसा बना के दिया, इन द वर्स्ट स्टॉक आई मीन अशोक लेन वो भी चला कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे। टाटा मोटर्स अभी भी अपने आज ये जो प्राइस है ना इसका, इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर था करीब 537 जो कि इसने 27 दिसंबर के आसपास छुआ था, और ऑल टाइम हाई है करीब 614। मानस आपकी राय, आई मीन समबडी हु इज होल्डिंग डिलीवरी, कौन सा लेवल सबसे क्रिटिकल है इस स्टॉक के लिए? जिसको तोड़े तो शायद एक थ्रस्ट मिले, या फिर बाइसेक्ट कर दे नीचे की तरफ, या तोड़ दे, वॉलेट कर दे, तो ज्यादा पिन पड़ेगा इस स्टॉक में। तो देखिए 2 स्तर टाटा मोटर्स में ध्यान रखते हैं। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 424 के नीचे अगर फिसला तब तो आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी, और शायद 395 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे नीचे की तरफ। लेकिन अगर ऊपर की तरफ 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो गया, 445 के ऊपर निकला, तब आपको शायद बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा, और फिर तो आपको एक रैली दिखेगी जिसपे शायद 480-85 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो दोनों स्तर ध्यान रखिए, 445 ऊपर की तरफ और 424 नीचे की तरफ। 424 याद रखिएगा, इट्स अ बेस जिसको आपको नजर में रखना है। आई मीन वो अगर टूटा तो शायद थोड़ा सा आप देखें लिक्विडेशन इस प्रेशर इस स्टॉक पे और बढ़े। कुंज जी, एक और थीम की बात करते हैं जिसमें खूब पैसा बना और पेंटअप डिमांड ने वहां पे पैसा बना के दिया। मैं टूर्स एंड ट्रेवल्स की बात कर रहा हूँ, होटल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। एविएशन आई थिंक कुछ कारणों के चलते आई थिंक उतना माइलेज नहीं ले पाया, स्पेशली कंसिडरिंग द ETF प्राइसेस। इंडियन होटल्स इस दौर का स्टार प्राइस परफॉर्मर, ये क्या फाइनल लेग है इनकी स्ट्रेंथ का? आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट्स सब्सटेंशियल अपने कैश में कन्वर्ट करने चाहिए एज ए इन्वेस्टर, या फिर लगता है कि नहीं ये डिमांड अभी कुछ साल परसिस्ट करेगी, बनी रहेगी, जो कि अर्निंग्स पे इम्पैक्ट डालेगी? तो व्हेन इट कम्स टू होटल सेक्टर के व्यू पे मैं थोड़ा सा बायस्ड भी हूँ, और बायस्ड नेगेटिव साइड पे हूँ, इसलिए ऑब्वियसली आपके प्रश्न का मेरा जवाब यही रहेगा कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और अगर पूरी नहीं तो थोड़ी तो जरूर करनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और मैं थोड़ा सा बायस्ड क्यों, कि अगर हम ये पिछली जो तेजी हुई है 7-8 महीने की कोरोना के बाद से जो बिजनेस रिकवरी हुई है उसकी वजह से, और बल्कि और थोड़ा सा पीछे जाएं कि ऑब्वियसली कोरोना में तो बिजनेस एकदम ठंडा या जीरो हो गया था, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि फाइनेंशियल्स आएंगे या शेयर प्राइस चलेगा। तो हम उसके भी पहले जाएं तो हम उसके पहले का एक रीजनेबली लंबे समय का परफॉर्मेंस इन कंपनीज का लें या पूरे होटल सेक्टर का लें, 2 साल 3 साल 5 साल का, तो बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस का माहौल, मतलब न सिर्फ माहौल, एक्चुअल अंडर परफॉर्मेंस पूरे सेक्टर में से थी। इन होटल सेक्टर की कंपनीज के शेयर प्राइस ने बहुत ज्यादा एनुअलाइज्ड CAGR बेसिस पे मुझे लगता है 10% का भी आंकड़ा पार नहीं करके दिया था। और उसके कुछ कारण थे। उसके कारण एक तो बिजनेस मॉडल है इनहेरेंट, जिसमें आपको कंटिन्यूअस कैपेसिटी बढ़ाते रहना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है, नए नए रूम्स जोड़ने हैं, नए नए होटल जोड़नी है। तो पहले के टाइम में कंपनीज का एक
अप्रोच था कि खुद ओन करके प्रॉपर्टी को कैपेसिटी बढ़ाते थे तो काफी कैपिटल लगती थी, और वो उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाने से उनके रिटर्न रेशियोज बहुत दबे हुए रहते थे, कम रहते थे, आरओसी आरओई नीचे रहता था। धीरे धीरे कंपनीज ने शायद ये बिजनेस मॉडल चेंज किया और अब वो लीज वाले मॉडल पे आ गए हैं, तो वो जो रिटर्न रेशियो कम हो गया है या कैपिटल पे उतना एफिशिएंट रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते थे, वो अब बढ़ गया है। तो अभी रिटर्न रेशियोज बढ़े हैं, कंपनीज कैपेसिटी भी बढ़ा रही हैं, रूम और होटल्स बढ़ा रही हैं, पर उसको इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, लीज पे ले रही हैं। तो ये मेरा एक मेजर कारण था कि क्योंकि कंपनीज के रिटर्न रेशियो जनरेट नहीं होते थे, तो मेरा हमेशा से थोड़ा सा नेगेटिव बायस सेक्टर पे रहा है, और इसलिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए, पर ये इनहेरेंट जो बिजनेस मॉडल का अप्रोच जो चेंज किया है सेक्टर ने, उसकी वजह से आने वाले टाइम में हो सकता है हम परफॉर्मेंस देखते रहें। कुंज, फेयर इनफ, ये मुझे बताइए, जो हम ऑटो सेक्टर की बात कर रहे थे, ये जो पिट स्टॉप ऑफ सॉर्ट्स टाटा मोटर्स ने लिया है, और इसके सामने वो ईवी प्ले में हम देख रहे हैं अब एमएनएम काफी अग्रेसिवली पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है। इस ईवी थीम पर क्या आप अभी भी इतने बुलिश है जितना शायद पिछले साल बाकी पूरा मार्केट था? क्या वही ड्राइविंग फैक्टर रहने वाला है ऑटो कंपनियों के लिए गोइंग फॉरवर्ड? जी हाँ, तो ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स पिछले कुछ समय में हो गए हैं, जैसे कंटिन्यूअस फायर की इंसिडेंसेस हुई हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, मेजरली तो एक वो रहा है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं कैपेसिटीज कुछ प्लेयर्स जितने तेजी से अनाउंस किए थे या टारगेट अपने आप के लिए सेट किए थे वो नहीं कर पाए, पर फिर भी हम देखेंगे तो नेट डिमांड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बड़ी है, सेल बड़ी है, उनका परसेंटेज शेयर टोटल व्हीकल सेल्स में बढ़ ही रहा है। ऑफ कोर्स एक जीरो बेस होता है तो परसेंटेज शेयर तो चाहे अगर थोड़ी सी भी सेल हो जाए तो हमेशा बढ़ेगा। तो पर अब उसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं आपके प्रश्न को और थोड़ा सा अपना डिस्कशन को, कि इसलिए बजाय ओईएम, इनफैक्ट प्योर प्ले लिस्टेड ओईएम तो शायद इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कोई है भी नहीं, जो है ओईएम वो अपना एक हिस्सा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सेट कर रहे हैं, बट बहुत सारी ऑटो एंसिलरीज जरूर अच्छा इलेक्ट्रिकल व्हीकल से अपना सेल जनरेट कर पा रही हैं, और उनमें से बहुत सारी ऑटो एंसिलरीज का सेल परसेंटेज हम देखेंगे तो 20-25% से बढ़ के अभी 40-50% तक चला गया है। तो वहां पे, और न सिर्फ डोमेस्टिक, वो लोग ग्लोबल भी सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पार्ट्स को। तो मुझे लगता है वो एक थीम है जो अभी भी इन्वेस्टमेंट वर्दी रहती है और रह सकती है। आपने पूछे नहीं, पर मैं फिर भी कुछ नाम लूं तो मैं मेरी बात को बहुत क्लियर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सोना बीएलडब्ल्यू एक कंपनी है, डिस्क्लोजर दे दूं कि मेरे पास उसके शेयर्स हैं, हालांकि शेयर चल नहीं रहा है, उसका रिजल्ट भी पिछले क्वार्टर का, जून क्वार्टर का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से नीचे था, और वैल्यूएशन बहुत हाई है, करीब करीब 80-90 का फॉरवर्ड पी है उसका, डिपेंड करता है आप कितना ग्रोथ पकड़े, शायद इसलिए नहीं चल रहा है। पर वो कंपनी है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, 20-25% की टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, डबल डिजिट 15-16% के एबिटा मार्जिन है, हाई रिटर्न रेशियोज हैं क्लोज टू 30%, पर जैसे मैंने कहा थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। दूसरी एक और मैं कंपनी की बात करूं, मदरसन सुमी वायरिंग, जो ओरिजिनल मदरसन सुमी में से डीमर्ज हुई थी, तो अगेन उसका भी वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, क्योंकि इंडियन मार्केट में हाई ग्रोथ हाई क्वालिटी कंपनीज को वैल्यूएशन का कोई भी जितना पैसा आता जाता है वो सबसे पहले अच्छी कंपनीज को ही टारगेट करते हैं। तो ये कंपनीज हैं, इस मैंने नाम इसलिए लिए कि ताकि क्लियर हो जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी भी है और इसलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो कोर ऑटो कंपनियां जो ईवी गाड़ी बेच रही हैं उसके सामने आप ओईएम्स पर ज्यादा फोकस करें, जो पार्ट सप्लाई करती हैं, जो कल पुर्जे सप्लाई करती हैं, जिसमें सोना बीएलडब्ल्यू हो, मदरसन वायरिंग जैसे हो, वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा आपको बेहतर मिलेंगी अच्छे रिटर्न्स के लिए। चले इस बीच मार्केट की ताज़ा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो 17,829 के आसपास इस समय ट्रेड, 17,919 का जो हाई था उसके तरफ बढ़े, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए हैं, ये आपको गौर करना है। निफ्टी बैंक की शुरुआत जब हमने इस कार्यक्रम की थी तब ये करीब 700 पॉइंट ऊपर था, अब 582 पॉइंट्स की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ, और मिड कैप इंडेक्स भी 460 पॉइंट ऊपर रह गया है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक्शन इस समय। एक पॉकेट जहां पर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है वो चीनी कंपनियां हैं। एक तो श्री रेणुका शुगर, ये एक छोटी टिकट साइज का स्टॉक है, 16% भाग गया। लेकर आइएगा दूसरे पूरे पैक को भी, अगर आप बलरामपुर चीनी, धामपुर जैसे काउंटर्स भी देख सके, क्या वहां पर भी उतना ही जोश देखने को मिला है? स्टॉक्स में बहुत बड़ा मूव देखा जा रहा है।
आशीष बहेती, कोई ट्रेड जो इस समय आप इन कैश स्टॉक्स में तुरंत प्रभाव से लेने के फेवर में है? हर्षदा मैम, बलरामपुर चीनी में ही सजेस्ट करेंगे क्योंकि स्टॉक अपना 20 डेमा के ऊपर आज मूव किया और 200 डेमा जिस हिसाब से रीगेन कर रहा है, मुझे लगता है कि यही बेटर रहेगा। बाकी में काफ़ी वॉलेटिलिटी, बीटा वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू बलरामपुर चीनी, तो करंट लेवल पे भी एक ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। 368 के करीब पे एक स्टॉप लॉस लगाना है और जो इसका 200 डेमा है 381, उसके पार अगर ये निकल जाता है तो इसमें और बड़े मूव देखने मिल सकते हैं जो कि 390 तक के भी हो सकते हैं। ओके, बलरामपुर चीनी। एक काम करते हैं, यहाँ से यूएस फ्यूचर्स को एक बार देखते हैं। हालांकि देखिए यूएस फ्यूचर्स को देखने का बहुत मतलब है नहीं। अब यूएस फ्यूचर्स इस ड्यूरिंग द प्रोग्राम बहुत टर्बुलेंस में रहे। हमें करीब एक समय रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस थे, अब करीब 64 अंक नीचे। एक समय ये गिरावट जो थी वो मात्र 10 अंकों की रह गई थी, बट एक्चुअल एक्शन तो सीधे प्राइस में ही होगा अगले 2 सेशंस में, याद रखिएगा। तो डॉ फ्यूचर्स को देखने का बहुत मतलब नहीं है, बट निफ्टी की क्लोजिंग ठीक ठाक लेवल पे आ रही है, अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अबव द स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर्स क्लस्टर, आई मीन 17,800 के ऊपर। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 580 अंक ऊपर। निफ्टी आईटी जिसने ड्यूरिंग द डे काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ एक्वायर की थी, बट फाइनली सरेंडर कर दिया इसने। बट अब एक काम करते हैं, यहाँ से हमारे जो BTST ट्रेड्स हैं उनकी तरफ फोकस करते हैं। मानस, आप कितना कंफर्टेबल है इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में एक लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड कैरी करने के लिए, और आपका कन्विक्शन ट्रेड, आपका मोमेंटम कॉल? देखिए थोड़ा मुश्किल है ऐसे टाइम पे। आई थिंक कैरी फॉरवर्ड ना करना बेहतर रहेगा। अगर आपको इंटरडे सेशन में प्रॉफिट मिल रहा है डिसेंट, तो प्रॉफिट बुक करके जाना बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन अगर एक BTST कॉल करना हो तो मैं समझता हूँ कि ऑप्शन के थ्रू ट्रेड को लेना चाहिए, और मेरी नजर है TVS मोटर्स पे। देखिए TVS मोटर्स ने ब्रेकआउट दे दिया, वॉल्यूम काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं और आज की क्लोजिंग भी काफी बेहतर दिख रही है। मेरा समझना है यहाँ पर 1080 का ऑप्शन लेके जाना चाहिए। 26 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए 19 रुपए के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट के लिए। TVS मोटर्स का 1080 का कॉल ऑप्शन और 26 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। TVS की क्लोजिंग का मतलब क्या है? TVS मोटर्स, इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर TVS मोटर्स। 26 रुपए 35 पैसे पे अभी भी यहाँ से अगर आप देखें इसकी कॉल कैरी करनी है। बहुत शानदार मूव इस स्टॉक ने दिया। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? मैं सोच रहा हूँ JK सीमेंट अच्छा लग रहा है, साइडवेज जोन है, बायस अपसाइड। अगर 2800 स्टॉप लगाना चाहिए, मेरे ख्याल से 2850 या 2860 का स्टॉप लगाना चाहिए। अब ट्रेड करा है 2900 पे, टारगेट 3000 JK सीमेंट। इनफैक्ट मानस ने भी एक बाय कॉल कुछ देर पहले दिया था 3200 के टारगेट के लिए, और काबा साहब भी कह रहे खरीदारी करके चले। श्रीकांत, कोई BTST ट्रेड जो स्क्रीन पर दिख रहा हो? श्रीकांत, आप म्यूट पर हैं। सॉरी। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में जैसे कि 17,900 के करीब का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट के ब्रेक को देखें तो हमें लगता है कि अभी भी वो काफी स्ट्रांग है, और इस मार्केट में वापस कल के दिन में एक हमें शायद यहाँ से एक रिबाउंड वाला ट्रेड मिल सकता है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो हमें लगता है कि एक्सिस बैंक को लॉन्ग करके चले, क्योंकि ये एक स्टॉक अपने एक स्ट्रांग ब्रेकआउट में ट्रेड कर रहा है, और जो करेक्शन का जो एक पैटर्न होता है वो भी काफी माइनर है। मार्केट ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स नीचे आ चुका है, लेकिन एक्सिस बैंक अभी भी अपने उसी हाइज के आसपास डटा हुआ है। हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 840-842 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चलेंगे एक्सिस बैंक को, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 800 रुपीज के करीब का। ओके, तो एक्सिस में एक ट्रेड तेजी की तरफ। आशीष बहेती भी है, बताएंगे एक BTST ट्रेड। आशीष, बताइएगा। हर्षदा मैम, एक्चुअली रिपीट ही रहेगा। ये स्टॉक हमने कल और आज सुबह भी डिस्कस किया था। HDFC जिस हिसाब से रेंज ब्रेकआउट और जो क्लोजिंग आ रही है HDFC की काफ़ी इंप्रेसिव है। हमें लगता है कि यहाँ से भी एक एज ए BTST ट्रेड इसे ज़रूर लेना चाहिए। 2460 के करीब का बाय सेल लगाना है और 2550 के टारगेट के लिए HDFC में खरीदारी की सलाह रहेगी।
150 के लिए एक मौका HDFC में तेजी की पोजीशन लेने का। तो 3 जानकार इस समय जो कह रहे हैं खरीदारी करके चले HDFC पर। चलिए अब यतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन बताइए, डीलिंग रूम में किन किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही, क्या लेकर जा रहे हैं लोग? तो देखिए 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार में हैं। सबसे पहले फोकस करेंगे आरती इंडस्ट्रीज पे। आज ऐसे भी फार्मा और केमिकल शेयर्स में जबरदस्त तेजी है। कहीं ना कहीं ये जो पैक के मिड कैप्स हैं, लार्ज कैप्स हैं, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो यहाँ पोजिशनली 900-925 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4% का आज इजाफा हुआ है। तेजी की तरफ आपको यहाँ पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं वायदे बाजार में। तो ये एक पोजिशनल ट्रेड डीलिंग रूम्स की तरफ से। दूसरा BTST वो कर रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज में। स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है। ओपन इंटरेस्ट लगभग डबल डिजिट्स यानी 10-11% बढ़ा हुआ है और 1-2 दिनों में शायद यहाँ आपको 185 से 188 के लेवल्स दिखेंगे, ऐसा डीलिंग उसका मानना है। HNI फेवरेट स्टॉक है मोमेंटम के हिसाब से, तो यहाँ HNI डेस्क से जो है वो रेन इंडस्ट्रीज की खरीदारी की एडवाइस आ रही है डीलिंग रूम्स की तरफ। रेन इंडस्ट्रीज पर HNI डेस्क की ओर से काफी ज्यादा एक्शन बढ़ता हुआ। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट रेन का चार्ट ताजा हाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आरती इंडस्ट्रीज और रेन दोनों ही डीलिंग रूम में बहुत चर्चित स्टॉक्स हैं आज के लिए, लेकिन रेन का चार्ट आपके सामने, ये देखिए मूव इसका आज के दिन। इस पर मानस कोई नया पर्सपेक्टिव 181 के लेवल्स, अगर ट्रेड कोई लेना चाहता है कल के लिए, क्या लेवल्स आगे आ सकते हैं? देखिए अगर कोई कल के लिए पोजीशन लेके जाना चाहता है तो पहली चीज 177 का स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा डिसअपॉइंट इसलिए किया क्योंकि देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, तो वहां पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन अगर ये एक बार 185-186 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मेरा समझना है कि उसके ऊपर तो 10 से 12 रुपए का मूव देखने को मिल जाएगा। तो नजर रखिए 177 की स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो आप स्टॉप लॉस जरूर रखें 177 का। ओके, इंडस्ट्रीज अगर आप देखें 181 के जोन में इट्स अ बाय और डेरिवेटिव्स में बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। प्लीज एक बार इसका चार्ट लेके आइए, कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। उसके बाद 1-2 स्टॉक्स में और मार्क करूंगा। इंडस्ट्रीज 181 पे ये एक क्लोज आ रहा है। एग्जैक्टली इसने अटेम्प्ट किया अपने 3 क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करने का, लेकिन सक्सीड नहीं आया, बट स्टिल इट्स अ डिसेंट क्लोज। फार्मा स्पेस में जो आज एक सिप्ला की क्लोजिंग आ रही है, याद रखिएगा इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर सिप्ला 1084 के स्तर पे। किन किन स्टॉक्स ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ आप देखिए तो TVS मोटर्स इट्स एन ऑल टाइम हाई, सिप्ला 1084 ये है ऑल टाइम हाई। और साथ ही साथ अगर आप देखें इसी स्पेस में जो ल्यूपिन था आज चला ये भी, बट ल्यूपिन अभी भी अगर आप देखें अपने समझ लीजिएगा कि ऑलमोस्ट 1 डेकेड के बेस से बाहर निकला। तो कितना बड़ा डाइवर्जेंस था। सन फार्मा स्पेस में एक और स्टॉक जो कि आज इस दौर की, यानी इस दौर में अगर बोलूँ तो अगस्त 18 यानी ऑलमोस्ट 1 महीने के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे बंद हुआ ये स्टॉक। और डायग्नोस्टिक सॉफ्ट की कैटेगरी में आज डॉक्टर लाल पैथलैब, इसमें एक मूव था, 4% का अपर स्विंग था। 2325 के स्तर पे जाके ये स्टॉक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करके बंद हुआ। एक ग्लोबल इवेंट है, याद रखिएगा, उसका इंप्रेशन, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव पूरे के पूरे मार्केट के सेटअप पे नजर आया। ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड डिसेंट स्ट्रॉन्ग क्लोज, बट स्टिल हायर लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस होके। तो बतौर ट्रेडर आपको इंट्राडे ट्रेडर बहुत कुछ मिला, बट पोजिशनली आप एक ऑप्शन बेस के ऊपर अपना क्लोजिंग देने के लिए जाते हुए मार्केट ब्रेथ लेके आइए FNO अपडेट, जिसमें जरा हम देखने की कोशिश करते हैं कि अंतिम दौर तक आते आते जो ब्रेथ थी लॉन्ग शॉर्ट की वो कैसी रही और किन में लॉन्ग्स, किन में शॉर्ट, किस में लॉन्ग अनवाइंडिंग, किस में शॉर्ट स्क्यूज हुआ आज। सुबह सुबह अगर आप देखें एडवांसेस यानी लॉन्ग्स की संख्या थी करीब करीब 115 जब हमने 933 के आसपास इस डेटा को देखा था। नाउ इट्स 101, आई मीन कोई बहुत बड़ा तब्दीली नहीं आई है। देखिए 14 मात्र स्टॉक्स का बदलाव हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल्स, रेन इंडस्ट्रीज, क्रॉम्पटन, TVS मोटर्स, सिप्ला, ये कुछ कंपनीज जहां पर अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है। इनफैक्ट इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर सिप्ला एंड TVS मोटर्स। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हुई? MCX, ल्यूपिन पे, एबॉट पे, भारत फॉर्ज और इंडियबल्स हाउसिंग फाइनेंस भी यहाँ पे आज शॉर्ट कवर हुआ। आगे बढ़ते हुए अगर प्रेशर पॉइंट्स को देखें, जहां पे प्रेशर था, जहां पे स्टॉक्स हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, जहां पे अगर आप देखें अनवाइंडिंग हुई थी। कैन फिन होम्स अगर आप देखें कल के शॉक को नहीं एब्जॉर्व कर पाया, आज भी 4% नीचे रहा। आज शॉर्टिंग हुई यहाँ पे। मैक्स फाइनेंशियल्स, GMR इंफ्रा, MRF, CNM, सिमंस, ये कुछ कंपनी जहां पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ।
लॉन्ग अनवाइंडिंग ग्रेनुअल्स में हुई विद इन द फार्मा में, इंडिया सीमेंट्स में एक बहुत अच्छा मूव के बाद आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। डेल्टा कॉर्प कुछ सेम केस था। HAL इतना चल चुका है कि अब थोड़ा सा कुछ सेशन से यहाँ पर देखें एक जगह उतारा चल रहा है यहाँ पर, और बाकी PVR ब्रह्मास्त्र का एक इम्पैक्ट हमें नजर आया, लेकिन लुढ़क के स्टॉक फिर वहीं आया जहाँ से चला था ब्रह्मास्त्र के आने से पहले। PVR का क्लोज अगर आप देखें 1767 पे, और इट्स अ क्लोज एट 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। PVR का चार्ट लेके आइए। जी हाँ, क्लोजिंग के आसपास बात करने का एक मौका मिल गया मुझे यहाँ पर। इट्स अ सेकेंड आई थिंक क्लोज एट विद इन द फ्रैक्शन ऑफ 3 days, 3 दिन के अंतराल में ये सेकेंड क्लोज है एट 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इस एवरेज पे इसने इतना टाइम स्पेंड किया है 12 जनवरी 2022 के बाद पहली बार। इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था जब ये स्टॉक 8 मार्च को नीचे आया और 200-day मार्क को किस करने के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे गया। आशीष बैती जी, अगर फाइनली इसका क्लोज 1710 या फिर 1700 के नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर PVR क्या करेगा, प्राइस पोजीशन क्या होगा आपका ऐसे स्टॉक पे? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से 200 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है, अगर ये वहां से स्लिप करके नीचे जाता है तो इसमें तो हमें लगता है कि काफ़ी बिकवाली देखने मिल सकती है उसके फर्दर पे। तो 1630 तक के भी लेवल्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। जिनके पास भी शॉर्ट है ज़रूर बने रहे, स्टॉप लॉस सिर्फ 1790 के करीब का कर ले। हमें लग रहा है कि इसमें और या कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें एक बिकवाली की सलाह रहेगी इसमें। पुल बैक्स में आप देखें बिकवाली की सलाह रहेगी आपको, और स्ट्रक्चर काफ़ी वीक पड़ चुका है। अब आते हैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सेक्टोरियल रुझान बताता हूँ कि आज इस बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले सेक्टोरियल रुझान क्या था, किन किन सेक्टर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग और किन किन सेक्टर्स में आप देखें सबसे ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप। आई थिंक मेरी समरी अगर आप देखें वो नहीं खुल रही है, लेकिन मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ एक दो जिनमें सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुए। अभी तक तो हमने देखा कि लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन क्या था, वो स्टॉक्स जहाँ इनफैक्ट सेक्टर्स खुल गए। सबसे बड़ा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है फाइनेंस स्पेस में 5.1%, और कैनफिन होम्स की जो शॉर्टिंग थी वो इस स्पेस को अगर आप देखें स्ट्राइक कर रही थी। बाकी MFSL यहाँ भी शॉर्टिंग हुई। लॉन्ग अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में आज देखने को मिला। उसके बाद अगर आप दूसरे स्पेसेस में चलें, फाइनेंस के बाद जिस स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था वो था बैंकिंग। यहाँ पे CUB में करीब 9.2%, PNB में 7.2%, IDFC फर्स्ट बैंक में 5.3% और एक्सिस बैंक में 5.3% बैंकिंग में बिल्डअप हुआ। ऑटोमोबाइल्स यहाँ पे अगर आप देखें तो आज TVS मोटर्स बिल्कुल डिफरेंट स्टॉक, 9.9% का बिल्डअप, ह्यूज OI एडिशन, स्टिल एट ऑल टाइम हाई। जैसे कि मानस ने अगर आप देखें 1080 की कॉल कैरी करी यहाँ पे एट ऑल टाइम हाई, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बाजार का जीत कर उसको कन्विक्शन को ये जाता हुआ। भारत फौज यहाँ नहीं, दूसरा स्टॉक है आयशर मोटर्स, 8.5% OI एडिशन, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, डे हाई की डिरेक्टरी में स्टॉक बंद होता हुआ। FMCG बास्केट में क्या आज इंप्रेस करके गया, बलरामपुर चीनी जिस पे आशीष बहती ने कुछ देर पहले कमेंट भी किया था, 10.5% OI बिल्डअप, टाइटन करीब 2.8 और साथ ही साथ बाटा इंडिया 3.6% के बिल्डअप के साथ आज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। केमिकल बास्केट में सुबह रुझान काफी अच्छा खासा था। रे इंडस्ट्रीज का जिक्र हुआ, इज द टॉप OI गेनर 12.8%, उसके बाद दीपक नाइट्राइट और साथ ही साथ नवीन फ्लोरिन, GNFC, इन स्पेसेस में अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग OI एडिशन हुआ। हर्षदा ऑफ कोर्स वीरू, आखिरी 10 मिनट और 10 मिनटों में क्या कोई कल खेले ट्रेड इजीली एक्टिव आज भी लग रहा है वो पूछ लेते हैं। मेटल कंपनियों में एक पुल बैक की हमने बात जरूर की थी। टाटा स्टील देखिए, हिंडाल्को देखिए, ये कुछ स्टॉक्स है जो आज चले हैं। इनमें से कोई ट्रेड श्रीकांत जहां पर आपको भरोसा है कि कल के सत्र में भी थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल सकता है? आज दरअसल स्टील कंपनियों के लिए ट्रिगर थोड़ा सा ये था कि स्टील मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया कि ड्यूटी पर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा बहुत गहरा विचार चल रहा है, हाईएस्ट लेवल पर दरअसल डिस्कशन चल रहा है हमारे पास वो अंश, तो सुना देते हैं, फिर आपसे पूछेंगे कि क्या एक मौका ट्रेड का है या नहीं। This is certainly something that is under active study by my department as well as the government. We are certainly discussing this at the highest level. When a decision is taken on this, you shall be the first to be informed. तो
active consideration being discussed at its highest level. JSW Steel 1% ऊपर, टाटा स्टील 1% से ज्यादा की बढ़त पर आज कारोबार करता हुआ। श्रीकांत, कोई ट्रेड जो आप लेना चाहेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी पर एक दरअसल एक्शन आना, एक्शन की उम्मीद इंडस्ट्री काफी समय से कर रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट पिछले कई दिनों से इसमें यही एक न्यूज़ फ्लो चल रहा है और इसकी वजह से स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल हो चुके हैं। लेकिन अगर इन सभी स्टॉक्स में से अगर किसी एक स्टॉक को अगर मुझे चुनना है तो मुझे लगता है कि JSW स्टील को लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो 688 690 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ये 690 वाला स्टॉक एक बार वापस 720 या 30 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है। और जैसे कि इसमें वॉलेटिलिटी कम हो चुकी है तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो भी मुझे लगता है कि काफी नियर बाय का हम रख सकते हैं। तो 680 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें यहाँ पे 720 रुपए के JSW स्टील को खरीदने के। 120 के टारगेट के लिए JSW स्टील में दरअसल मौका है। ये फिलहाल एक राय एकदम क्लियर है। जाते जाते कुछ और ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं। एक बार MCX पर नजर डालिएगा। MCX में 5% तक की तेजी, कुछ जो शॉर्ट की पोजीशंस थी वो अनवाइंड हुई हैं। मानस, ये बताइए, क्या ये तेजी का कैंडिडेट कल साबित होगा? कल भी ये कंटिन्यूस मूव दिखाएगा? अभी किस स्टॉक के बारे में बात की, प्लीज रिपीट कर दीजिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX की बात की आपने जी। तो देखिए MCX में आज बाउंड बैक देखने को मिला और उसने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, लेकिन फिर भी अभी एक हर्डल बचा हुआ है। 1300 से लेकर 1310 का रेंज ब्रेक होना जरूरी है। अगर वो रेंज के ऊपर निकलेगा तब तो आपको 1380 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन आज की क्लोजिंग के बेसिस पे आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाया है तो 1250 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। तो ये स्टॉक लॉन्ग की तरफ होल्ड करने की पूरी क्षमता रखता है, इसके कैरी करे। गावा साहब, TVS मोटर पर आप बुलिश है ना? TVS मोटर पर बस देख लेता हूं मैं। यस, डेफिनेटली सर्टनली बुलिश हूं। चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा है, बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। स्टॉक बना चाहिए 1070 का। अपसाइड टारगेट 1100, ये फर्स्ट टारगेट है। न्यू जोन पर है, हायर जोन आते हुए देख सकते हैं। ऐसा बार जो बना हुआ है, जैसे बना हुआ है सेटअप, आई थिंक स्टिल अ बाय। अब भी 6 मिनट है खरीदने के लिए। और जाते जाते सिप्ला आ चुका है डे हाई के करीब, 1097 को छुआ, 1094 के आसपास सिप्ला का वो स्टॉक। इनफैक्ट 52 वीक हाई इसका जो 1083 था उसके ऊपर तो निकल ही गया है। उस लेवल का जिक्र हमने किया था। आशीष भेती, 1100 का टारगेट, वहां से लगभग 3 रुपए चूक गए हैं। ये बताइए, कैरी करेंगे इस ट्रेड को कल के लिए या फिर निपटा लें, आज प्रॉफिट बुक कर लें? नहीं हर्षदा मैम, एज ए BTST भी इसे ट्रेड को अभी भी कैरी किया जा सकता है, जिनके पास भी है। जिस हिसाब से क्लोजिंग है ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में, अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है सिप्ला में। तो जो अब इवेंचुअल टारगेट्स है वो 1140 के करीब के आ रहे हैं और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1070 का। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए, और अब करीब 17,803 और 41,470 बिल्कुल। अगर आप देखिए ग्लोबल इवेंट का जो एक इम्पैक्ट था वो उन पे पड़ा जो कि एक डे ट्रेडर थे। मतलब उन्होंने, अगर आप देखिए, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना एक अच्छा रणनीति समझा। और मैं डाउ फ्यूचर्स को देखूं तो करीब 112 अंक नीचे हैं। पिछले अगर आप देखें 20 मिनटों में लॉसेस थोड़े से बड़े हैं वर्सेस आई थिंक 66, इट्स 107 नाउ। और आज के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक निफ्टी का ये जो क्लोज आ रहा है एट 41460, ये इसका एक और नया हाई होगा, याद रखिएगा। यस, ये क्लोज एक और नया हाई होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ आज एक बार फिर से। अगर आप देखें फार्मा के कुछ स्टॉक्स में लीडरशिप सिप्ला पे आई, कमोडिटी सेगमेंट केमिकल सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस थे, फार्मा में स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस थे, और साथ ही साथ अगर आप देखें एग्री स्टॉक्स में बलरामपुर चीनी में, अगर आप देखें शुगर स्पेस में आज एक स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस थे। और एक और चीज़ याद रखिएगा, एक और चीज़ आई थिंक मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मारुति वर्क क्लोजिंग बेसिस पे देख लेते हैं 9289 मारुति ऑल दो हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं हुआ, बट स्टिल ये जो क्लोज है मारुति का, ये भी इस दौर का एक नया हाई माना जाएगा एट 9289 के जोन में। कल का क्लोज इसका अप्रोक्सीमेटली याद रखिएगा 9278 के पास था। तो TVS मोटर्स और साथ ही साथ मारुति ने आज ये काफ़ी अच्छी खासी पारी खेली।
डॉक्टर लाल पैथ लैब में जो कुछ कंसर्न्स आए थे बीच में, उसके बाद अगर आप देखें स्टॉक सिंक भी हुआ था, शायद एक 1400 के प्राइस टारगेट की बात की गई थी, बट इसने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई टुवर्ड्स 2323। लेकिन आज का दिन जो था डिजास्टर्स था। कल के अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद कैनफिन होम्स के लिए एक बार फिर से स्टॉक क्लोज इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फार्मा स्पेस में ही ग्लेनमार्क फार्मा और साथ ही साथ HAL अब थोड़ा सा लिक्विडेशन मोड में आता हुआ। याद रखिएगा अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है या फिर एक ट्रेडिंग पोजीशन लेके बैठे हैं तो स्टॉक ने आज थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन अपनी क्लोजिंग जो है वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे दी है और ये हुआ है 18 जुलाई के बाद पहली बार जब ये स्टॉक अपने सुपर स्विंग मोड से निकल के आके थर्ड कंसेक्यूटिव डे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। इस क्लोजिंग को और बारीकी से समझने के लिए चलते हैं हर्षदा के पास वॉल पे। हर्षदा ओवर टू यू। शुक्रिया वीरेन। और आज का दिन दरअसल तेजी वाला था, हालांकि डे हाई से हम थोड़े से हल्के जरूर हो रहे हैं। 17,800 को होल्ड नहीं कर पाया है इंडेक्स ने। 168 पॉइंट की बढ़त पर इंडेक्स जाकर टिक रहा है और निफ्टी बैंक अब 500 पॉइंट की ही बढ़त दिखा रहा है। तो 41,677 का हाई था निफ्टी बैंक में, उसकी तुलना में हम 41,411 के आसपास टिकते हुए तो 200 पॉइंट का कूल ऑफ देखने को मिला है। निफ्टी 50 भी आप देखिएगा 167 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 17,919 तक का हाई आज रहा था, तो ऊपरी लेवल से थोड़ा थोड़ा हल्का होता हुआ इंडेक्स। निफ्टी बैंक के साथ साथ निफ्टी में तेजी रही, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स ने भी आज पूरा जोश दिखाया है। 450 पॉइंट की बढ़त पर ट्रेड देखने को मिला। निफ्टी आईटी देखिए वहां पर काफी तगड़े मूव्स देखने को मिले। तो आज फाइनेंशियल स्टॉक्स, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, काउंटर्स, मेटल स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। सरकारी बैंकों में थोड़ी सी नरमी थी आज, हल्का सा इजाफा, और ऑटो ने भी पार्टिसिपेट किया है, इस तेजी का हिस्सा बना है ऑटो इंडेक्स। फटाफट कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं जो चले हैं और काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। मोस्टली मिड कैप साइड के स्टॉक्स आपको दिखाते हैं, एक कर लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, वो सभी काउंटर जहां पर जोश देखने को मिला। पतंजलि फूड्स 5% के अपर सर्किट पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा बटरफ्लाई गांधीमती आज OFS खुला और फाइनली वो स्टॉक हल्का सा 0.5% नीचे। कल रिटेल आप जैसे निवेशक दरअसल हिस्सा ले पाएंगे, लेकिन एस्टर DM जहां पर कंपनी ने इनिशिएट कर दी है वो बिजनेस के स्प्लिट की प्रोसेस, स्टॉक इंट्राडे में काफी तेजी में था, फाइनल क्लोज करीब 2% के आसपास देखने को मिला। इसके अलावा आप गौर करिएगा तो कैनफिन होम्स कल 7% टूटा, आज फिर 4.5 से 5% की गिरावट देखने को मिली। फाइनल क्लोज यहां पर करीब 4% के आसपास आ रहा है, तो इस शेयर में अभी भी प्रेशर कायम है। लेकर आते हैं आपके लिए अब हीट मैप, जो आपको क्लियरली एक इंडिकेशन देगा कि आज मार्केट की चाल कितनी मजबूत थी और कितनी स्ट्रेंथ दरअसल 1.5 लाइन है, 1.5 से भी कम दरअसल ये लाइन मंदी वाली, बाकी सभी तेजी वाले स्टॉक्स। अपोलो हॉस्पिटल्स ने आउट परफॉर्म किया आज, इसमें करीब इंट्राडे में 6% के गेन्स देखने को मिले। आज का दिन फार्मा कंपनियों के नाम था। सिप्ला देखिए 5.5% ऊपर, सन फार्मा देखिए यहां पर भी हमने देखा 4.25% की तेजी। डॉक्टर रेड्डीज में 3% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। ये वो स्टॉक्स है जिनमें सबसे ज्यादा एक्शन रहा। बैंकों में इंडसइंड बैंक में एक तेजी की पोजीशंस आई, ICICI बैंक ने आज हिस्सा लिया तेजी में। बजाज फाइनेंस तैयारी कर रहा है 10,000 की, इस पर हमने डिटेल डिस्कशन भी किया। एक्सिस, HDFC बैंक में खरीदारी। IT कंपनियों में कल का मोमेंटम कायम है। टेक महिंद्रा, HCL टेक जैसे काउंटर्स में तेजी की पोजीशन साफ देखने को मिली है। टाइटन प्री दिवाली अच्छी खरीदारी स्टॉक में आना शुरू हो चुकी है, तो वो एक स्टॉक जिस पर नजरें सभी की हैं और तेजी की पोजीशंस भी ली जा रही हैं। ब्रिटानिया में भी खरीदारी आज के दिन देखने को मिली। क्या नहीं चला तो श्री सीमेंट में मुनाफा वसूली आई। ग्रासिम आज थोड़ा सा हल्का होता हुआ। रिलायंस साइडवेज था। नेस्ले में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये जो बिकवाली वाले ट्रेड्स है इनमें एट द मोस्ट क्या आधे से 1% या 1% से कम की गिरावट देखने को मिली है। तो इतना अग्रेसिव मंदी का ट्रेड कोई भी इंडेक्स स्टॉक में आज के दिन नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर 17,816 पर आज दिन जाकर टिका है। 193 अंकों की बढ़त पर निफ्टी टिकता हुआ और निफ्टी बैंक 41,470 के करीब टिका है। लेकर आते हैं सीधा सौदा में आज का दमदार परफॉर्मेंस किन किन स्टॉक्स का था आशीष और नीरज के मुकाबले में। एडवांस्ड एंजाइम, किम्स, शिल्पा मेडिकेयर तेजी वाले ट्रेड्स आशीष के लिए। कैनफिन होम्स में एक शॉर्ट ट्रेड इन्होंने अपने साथ रखा था।
नीरज ने मेट्रो ब्रांड 8.5% भागा। आईसीआईसीआई बैंक, रिलैक्सो फुटवेयर और ऑफ कोर्स एक्सिस जैसे ट्रेड्स में भी तेजी की ही पोजीशंस देखने को मिली। तो तेजी और मंदी दोनों तरह के आइडियाज दरअसल आपको मिले आज सुबह में सीधा सौदा में। चलिए इसी के साथ हम लेंगे आप सभी से इजाजत। याद रखिएगा आज से फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक की बैठक 2 दिनों वाली शुरू हो जाएगी। वहां से अपडेट हमें फाइनली कल शाम को ही मिलेगा, लेकिन उसका एक ओवरहैंग रह सकता है जिस पर कल सुबह में हम रिएक्ट करें। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्का सा नेगेटिव ट्रेड इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी सुबह फिर मॉर्निंग कॉल में और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।